ओपी मांगा स्टार ऑय में आप सभी का वेलकम है। एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एक मैच से जो एक स्पेल कास्ट करता है और दूसरा मैच अपनी पार्टी के लिए उसे ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि अब सब खत्म हो गया और अपनी वॉन्ड की ओर इशारा करके भूल भुलैया लैबिरिंथ मास्टर को चुनौती देता है कि अब इसे ब्लॉक करके दिखाओ। जैसे ही वो विशाल बीम कास्ट करना शुरू करता है, वो सीधा आगे की ओर दाग देता है। भूल भुलैया मास्टर उसके सामने 3 बड़े मैजिक सर्कल बनाता है उस अटैक को रोकने के लिए। बीम सर्कल से टकराकर उसे पूरी तरह चकनाचूर कर देता है और सीधे भूल भुलैया मास्टर की ओर बढ़ता है, जो उसे मिटा देता है और पार्टी के सामने विशाल धमाका हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यह सब बस एक गेम था। उसने डंजन मास्टर डिफिकल्टी क्लियर कर ली है और सिस्टम उसका शुक्रिया करता है कि उसने अबिस ऑफ द लैबिरिंथ खेला। लड़का लंबी जम्हाई और स्ट्रेच लेता है और कहता है कि आखिरकार उसने कर दिखाया। ये गेम सच में ऊंचे लेवल पर बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि उसका मेन कैरेक्टर मैच था, इससे उसे काफी मदद मिली। जिस डिफिकल्टी पर वो अभी खेल रहा था उसका नाम है टर्न बेस्ड मास्टर। वो सोचता है कि इसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड करना चाहिए। तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर जाती है जहां पूछा जाता है कि क्या वो आखिरी डिफिकल्टी डेवलपर को चैलेंज करना चाहता है। वो कहता है कि हाँ, वो इसके लिए तैयार है और गेम को स्टार्ट करने के लिए कहता है। गेम चेतावनी देता है कि उसे एक स्पेशल एबिलिटी चुननी होगी जो सिर्फ टर्न बेस्ड मास्टर क्लियर करने पर ही मिलती है। वो कहता है कि उसने ये एबिलिटी पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अगर बेकार निकली तो वो फिर से रोल कर लेगा और हाँ, वो मैच ही रहेगा। उसके मैच का नाम है केलियम। वो सारे 10 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल देता है, जबकि बाकी सभी स्टैट्स पर उसके पास 0 हैं। जैसे ही वो स्टार्ट गेम पर क्लिक करता है, उसकी स्क्रीन दुनिया की सबसे तेज टॉर्च की तरह चमकने लगती है। मगर ये बस इतना ही नहीं, बल्कि नीली रोशनी उसके अपार्टमेंट से बाहर तक फैल जाती है। अचानक वो चिल्लाता है और किसी की आवाज सुनता है, जागो। उसकी आंखें खुलती हैं और कोई उसका कॉलर पकड़ के उसे क्रिमिनल कह रहा होता है और कह रहा होता है कि होश में आ जाओ। वो सोचता है कि ये आदमी मुझसे बात कर रहा है। ये सपना होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ गेम ही खेल रहा था, कोई अपराध नहीं किया। वो हंसने लगता है और सामने वाला आदमी गुस्से में पूछता है कि क्या उसे ये मजाक लग रहा है और फिर उसे जमीन पर पटक देता है। वो कहता है कि अभी पागल हो जाना बाद में पागल होने से बेहतर है, क्योंकि वैसे भी तू मरने वाला है। वो सोचता है कि ये सपना क्यों इतना दर्द दे रहा है और क्यों इतना हकीकत जैसा लग रहा है। तभी एक आदमी एक विशाल गेट के सामने खड़ा होकर सबको बताता है कि हर किसी को जादुई छड़ी दी गई है। यहां सबको उनके अपराधों की वजह से गुलाम बना दिया गया है। भूल भुलैया ही उनका भाग्य बदलने का आखिरी मौका है। अगर वो जिंदा बाहर निकलते हैं तो भूल भुलैया से कमाए गए पैसों से अपनी आजादी खरीद सकते हैं और चाहे तो जादुई अकादमी में दाखिला लेने का भी मौका मिलेगा। अब वो अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि ये तो सीधा अबिस ऑफ द लैबिरिंथ गेम जैसा है। वो मानने को तैयार नहीं कि अचानक वो इसी गेम के अंदर आ गया है। फिर मैच कहता है कि सबको बारी बारी से भूल भुलैया में उतरना होगा। जब वो अपनी पार्टी के साथ उतर रहा होता है, वो सोचता है कि उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये वही कैरेक्टर है जो उसने बनाया था, केलियम। और अगर ये वही भूल भुलैया है तो अंदर के मॉन्स्टर बेहद खतरनाक होंगे। उसे तुरंत सब समझना होगा और सबसे पहले उन लोगों की क्षमताएं जांचनी होंगी जो उसके साथ उतरे हैं। तभी एक आदमी कहता है कि सबको शांत रहना चाहिए, क्योंकि उसे दिव्य भविष्यवाणी मिली है जिसमें कहा गया है कि सब मरने वाले हैं। वो पागल सा लगता है। अभी तक उसका नाम नहीं पता, इसलिए केलियम ही कहेंगे। केलियम सोचता है कि सब दिमाग खो बैठे हैं। वो सबको कहता है कि होश में आओ, अगर शांत रहें तो बाहर निकल सकते हैं, धीरे धीरे चलते हुए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी ओरशॉप अचानक तेजी से भागने लगता है और कहता है कि उसे यहां से अभी निकालो। केलियम सोचता है कि ये अचानक क्या कर रहा है। उसी वक्त खून उछलता है और सब देखते हैं कि सुअर जैसे उस आदमी को 2 भालों से भेद दिया गया है। सब घबराए हुए हैं क्योंकि उनके सामने एक गॉब्लिन खड़ा है। वो पागल आदमी चिल्लाता है कि उसने पहले ही कहा था। वहीं एल्फ लड़की डर से कांप रही है। पागल आदमी कहता है कि भविष्यवाणी सही थी। तभी एक भाला उड़कर उसका सिर काट देता है। गॉब्लिन लड़की को घूरते हुए लार टपकाने लगता है। लड़की जमीन पर गिरकर चीख रही है। केलियम समझ जाता है कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। गॉब्लिन झपटने लगता है और केलियम सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। जैसे ही 2 गॉब्लिन उस पर जू पड़ते हैं, उसकी आवर-ग्लास ऑफ टर्न्स एबिलिटी अपने आप एक्टिव हो जाती है। समय एक टर्न के लिए 60 सेकंड के लिए रुक जाता है और उसे 4 एक्शन पॉइंट्स मिलते हैं। उसकी आंखों की पुतलियों में रेत घड़ी जैसा निशान दिखाई देता है और स्टेटस विंडो दिखाती है कि अब उसकी बारी है और उसके पास 60 सेकंड है।
वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब सच में समय जम चुका है। उसे अंदाजा था कि नाम से इसका संबंध समय से होगा, लेकिन इतना जबरदस्त होगा ये सोचा नहीं था। अब उसके पास सोचने के लिए एक पूरा मिनट है। वो अपनी वॉन्ड उठाकर तलवार को ब्लॉक करता है। इससे उसका एक एक्शन पॉइंट चला जाता है। वो सोचता है कि अगर इसी तरह पॉइंट्स खर्च होते गए तो उसके पास डॉज करने या डिफेंड करने का मौका नहीं बचेगा। वो एक गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है कि अब लॉक इन ही करना होगा। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर समय रुका हुआ है तो उसने अभी सांस कैसे ली और ये एक्शन पॉइंट खर्च क्यों नहीं हुआ। वो सोचता है कि उससे एक्शन पॉइंट क्यों नहीं घटा। फिर पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये चैट में टाइप करने जैसा माना जाता है। वो कहता है कि अगर ये चैट इनपुट की तरह गिना जाता है तो उसे पता है कि अब क्या करना है। वो फिर से अपनी वॉन्ड उठाता है और एक और पॉइंट इस्तेमाल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 6 सेकंड बचे हैं। वो दोनों गॉब्लिन्स की ओर इशारा करता है और टाइमर 5 सेकंड पर आ जाता है। वो अपना आखिरी एक्शन पॉइंट इस्तेमाल करता है और चिल्लाता है, फायरबॉल। अब क्योंकि उसके सारे एक्शन पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, उसकी बारी भी खत्म हो जाती है और आवर ग्लास पर 60 सेकंड का कूल डाउन लग जाता है। ये काफी ओवरपावर्ड लग रहा है। उसकी वॉन्ड के सिरे पर आग बनने लगती है और जैसे ही गॉब्लिन उसे मारने वाले होते हैं, वो जबरदस्त आग का स्तंभ दाग देता है जो दोनों गॉब्लिन्स को राख बना देता है। एल्फ लड़की बिल्कुल हैरान रह जाती है और केलियम बस वहीं बैठा जलने के निशानों को देखता रहता है। उसे एहसास होता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि लगभग यूं ही किसी अजनबी की तरह मरने वाला था। अगर ये गेम के नियम सचमुच लागू है तो कोई मेज उसके जितना नहीं जानता। उसे अंदाजा नहीं है कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में कितना वक्त लगेगा, इसलिए पहले उसे फार्मिंग करनी होगी और फिर भरोसेमंद साथी ढूंढने होंगे। वो गॉब्लिन्स की लाशें टटोलने लगता है और एल्फ लड़की से पूछता है कि उसकी वॉन्ड में कौन सा जादू एम्बेडेड है। वो कहती है कि लाइटनिंग शॉक, पर उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो कहता है कि कुछ ना होने से बेहतर है और उसे इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे उसने अभ्यास ना किया हो। अगर कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करे तो बिना झिझक जादू चला दे और उन्हें एग्जिट गेट भी ढूंढना है। वो सोचता है कि चाहे जिसने भी उसे इस नर्क में डाला हो, चाहे वो डेवलपर हो या खुदा, वो जिंदा बचेगा और बाहर निकलेगा। और दर्शकों के लिए नोट, ये आर्टिस्ट वही लगता है जिसने किल द हीरो बनाया था। फिर हमें गेम की लॉर मिलती है। कुछ साल पहले भूल भुलैया फट पड़ी थी और उससे निकले मॉन्स्टर्स ने पूरी सतह को ढक लिया। इसके नतीजे में अनगिनत एडवेंचरर्स और मेज मारे गए जो ट्रेनिंग और एक्सप्लोर करने गए थे। इसके बाद उन्होंने गुलामों को अंदर फेंकना शुरू कर दिया और जो बच गए उन्हें आगे इस्तेमाल करने लगे। यानी एक तीर से 2 निशाने। ये गेम की कहानी है। केलियम सोचता है कि सब कुछ वही होगा, ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसे बहुत सतर्क रहना होगा। एल्फ लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है उसे साथ लाने के लिए और अपना नाम बताती है। वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं और अपना नाम बताता है, केलियम। थोड़ी अजीब सी चुप्पी छा जाती है। लड़की कहती है कि वो बहुत शांत और ठंडा है, जबकि गुलाम जहाज पर वो दूसरों से बहुत बातें करता था। ये सुनकर वो चौंक जाता और सोचता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों के साथ वो है वे उसके बारे में पहले से जानते होंगे जब से उसने इस शरीर को लिया है। उसे और सावधान रहना होगा। लड़की बताती है कि वो पहले फेरी फॉरेस्ट में रहती थी और एक एरेंड सेंटर में नौकरी करने लगी थी, लेकिन वहां असल में ड्रग्स पैकेज के नाम पर बांटे जाते थे। उसे फंसाया गया और जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण गुलामी में धकेल दिया गया। केलियम समझता है कि वो डर की वजह से इतनी बातें कर रही थी। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो एक प्रेशर प्लेट पर पैर रख देती है। तुरंत उसकी आवरग्लास क्षमता सक्रिय हो जाती है। स्क्रीन बताती है कि उसके पास 4 मूव्स हैं और अब उसकी बारी है। वो सोचता है कि शायद उसने भी ट्रैप पर कदम रख दिया है। अब उसके पास 1 मिनट है, इसलिए खुद को शांत रहने और चारों ओर एनालाइज करने के लिए कहता है। पहले फ्लोर पर ट्रैप्स आमतौर पर दीवारों से निकलते हैं। भाग्य से यूरल की ओर कोई छेद नहीं है जहां से कुछ निकल सके। वो अपनी ओर देखता और सोचता है कि यह बर्बादी है, लेकिन उसे चेक करना पड़ेगा। वो देखता है कि वहां भी कुछ नहीं है। फिर वो ऊपर देखता और कहता है कि चूंकि छत पर भी कुछ नहीं, इसका मतलब ये फ्लोर ट्रैप है। पहले फ्लोर पर 4 तरह के फ्लोर ट्रैप्स होते हैं। पहला राइजिंग स्पाइक ट्रैप, फर्श से स्पाइक्स निकलते हैं और पैर भेद देते हैं। दूसरा एक्सप्लोडिंग नेल बॉम्ब ट्रैप, बड़ा विस्फोट जो बचने का मौका ही नहीं देता। तीसरा पॉइजन गैस या स्लीप गैस ट्रैप, जिससे शिकार बेहोश होकर मॉन्स्टर का भोजन बन जाता है। और चौथा पिट ट्रैप, जिससे सीधा दूसरे फ्लोर पर गिर जाते हैं। इसका कोई उपाय नहीं। चूंकि आवर ग्लास एक्टिवेट हुआ, इसका मतलब उसे भी खतरा है। वो पहला ट्रैप तो खारिज कर देता है, लेकिन बाकी के लिए समय बहुत कम है। टाइमर कम होने से वो बेचैन होने लगता है और कहता है कि ये सब उसे पागल कर रहा है। अगर वो अपना पैर उठाता है तो खतरे में आ जाएगा, इसलिए उसे भी उसी पर कदम रखना होगा ताकि लड़की अपना पैर ना हटा सके। वो जोर से अपना आखिरी एक्शन पॉइंट इस्तेमाल करता है और टर्न खत्म हो जाता है।
लड़की अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है और उस पर ठोकर खाकर गिरने लगती है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। केलियम कहता है कि उसने ट्रैप पर कदम रखा था और ये ऐसा ट्रैप है जो पैल हटाते ही फट जाता है, इसलिए उसने खुद उस पर कदम रख लिया। लड़की घबरा कर पूछती है कि आप क्या करें। वो पूछता है कि क्या उसे वो ओक बैरल याद है जो हमने पीछे छोड़ा था। वो कहती है हाँ। केलियम कहता है जाके उसे ले आओ। वो कहती है कि अभी लौटती है, लेकिन अगर वो रास्ते में किसी और ट्रैप में फंस गई तो। केलियम सोचता है कि इन तरह के ट्रैप्स को भारी चीज रखकर संभाला जा सकता है, उसे बस 10 मिनट इंतजार करना होगा। लेकिन पूरे 30 मिनट हो जाते हैं और वो परेशान हो जाता है। सोचता है कि कहीं वो किसी और ट्रैप में तो नहीं फंस गई या शायद मॉन्स्टर से भिड़ गई। वह सोचता है कि उसे उसकी जगह उस ट्रैप पर कदम रखना नहीं चाहिए था, थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए था। तभी वो एल्फ लड़की हांफते हुए वापस आती है और कहती है कि वो बैरल लेकर आ गई है। देर होने के लिए माफी मांगती है, वो बहुत भारी था। कैलियम कहता है कि उसने अच्छा काम किया और अब उसे उस टाइल पर रख दे जिस पर वह खड़ा है। वह ठीक है कहकर रख देती है। अब कैलियम कहता है कि वे काफी दूर आ चुके हैं, तो पहले टेलीकिनेसिस वाली वॉन्ड पर स्विच करना चाहिए। हो सकता है कोई और ट्रैप छुपा हो, इसलिए चेक करना जरूरी है। वह अपनी वॉन्ड से बैरल को हिलाता है और तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में फैल जाता है। कैलियम कहता है कि अब वे आगे बढ़ सकते हैं और खुश है कि ट्रैप वही निकला जो उसने सोचा था। लेकिन अब उसे मॉन्स्टर्स के साथ साथ ट्रैप्स की भी चिंता करनी होगी। दोनों से निपटना झंझट होगा, लेकिन उसके पास उम्मीद भी है। चूंकि उसके पास आवर ग्लास की इनिशिएटिव है और ये अभी पहला फ्लोर है, तो 10 इंटेलिजेंस काफी होना चाहिए। लेकिन उसे ये भी पक्का करना होगा कि क्या वह आवर ग्लास को जब चाहे एक्टिव कर सकता है और क्या जादू कास्ट करने से एक्शन पॉइंट खर्च होते हैं। तभी एक गॉब्लिन सामने आता है और कैलियम सोचता है कि यह परफेक्ट मौका है। गॉब्लिन मुस्कुराते हैं जैसे उन्हें शिकार मिल गया हो। आवर ग्लास सक्रिय हो जाता है और कैलियम फायर बॉल कास्ट करता है। इससे उसका एक एक्शन पॉइंट चला जाता है। हम देखते हैं कि स्पेल 5 सेकंड के कूलडाउन पर भी चला गया है और समय अभी भी रुका हुआ है जब तक मंत्र उच्चारण पूरा नहीं हो जाता। टाइम घटता जाता है और वह दूसरा फायर बॉल कास्ट करता है, जिससे एक और पॉइंट चला जाता है। वह कहता है कि ये 2 ही काफी होंगे और अपना टर्न खत्म कर देता है। दोनों फायर बॉल गलियारे में उड़कर गॉब्लिन्स पर फटते हैं और उन्हें भस्म कर देते हैं। वह सोचता है कि थ्योरी में तो वह एक ही टर्न में 4 फायर बॉल दाग सकता है। यूराल हैरानी से कहती है कि उसके पास अल्ट्रा हाई स्पीड कास्टिंग टैलेंट है और चैंटलेस कास्टिंग भी। वह पूछता है कि क्या ये वाकई इतना खास है। वह कहती है कि हाँ, इनमें से सिर्फ एक भी हो तो कोई अद्भुत कहलाएगा। लेकिन वह खुद बहुत कमजोर है और जादू भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह कोई मदद नहीं कर पाती और अब तक तो सिर्फ मुसीबत ही लाई है। शायद उसे जमीन पर पड़ा वह धनुष उठा लेना चाहिए। कैलियम सोचता है कि वह सचमुच एक वॉरियर या मैच के रूप में बेकार है, लेकिन चूंकि वह एल्फ है, उसकी एजिलिटी जरूर अच्छी होगी। इसलिए वह पूछता है कि वह कितनी दूर तक कूद सकती है। वह सोचती है और कहती है कि लगभग 4 मीटर तक। जंगल में रहते हुए वह लगभग 4 मीटर तक कूद सकती थी। कैलियम चौंक जाता है और कहता है कि इसका मतलब उसकी एजिलिटी कम से कम 5 या उससे ज्यादा है। फिर कहता है कि जरा रुको। वह धनुष उठाता है और पूछता है कि क्या वह इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। ये उन्हें गॉब्लिन से ही मिला था। वह कहती है कि वह असल में धनुष से ज्यादा सहज है क्योंकि जंगल में वह अक्सर चलाती थी। कैलियम कहता है कि ये तो बढ़िया है, अब वह पीछे से सपोर्ट देती रहे जबकि मैं वॉन्ड से जादू करूंगा। वह कहती है कि वह समय निकालने की कोशिश करेगी ताकि कैलियम आराम से जादू कर सके। और कैलियम सोचता है कि आखिरकार उसने सबकी वॉन्ड्स जमा कर ली है, यहां तक कि उसकी भी। तभी यूराल कुछ सुनती है और कहती है कि कोई उनके पीछे है। कैलियम जल्दी से दोनों ओर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह जोर देती है कि उसने आवाज सुनी थी। कैलियम को एक ख्याल आता है और कहता है कि वह थोड़ी देर आंखें बंद करे। वह सोचती है कि शायद उसे पेशाब करनी है और कहती है कि समझ गई। कैलियम कुछ पत्थर फेंकता है और पूछता है कि क्या वह बता सकती है कि कितने गिरे और कहां। वह ध्यान लगाकर सुनती है और कहती है कि लगभग 3-4 कदम की दूरी पर गिरे। कैलियम कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, उसके पास सुनकर पोजीशन बताने की क्षमता है। गेम में इसे साउंड मैपिंग कहते हैं। वह पूछता है कि कितने लोग उनका पीछा कर रहे हैं। यूराल कहती है कि 4 लोग हैं और तेजी से करीब आ रहे हैं। कैलियम सोचता है कि वे क्यों पीछा कर रहे हैं, लेकिन अगर सबसे बुरा सोचा जाए तो ये आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें एक पूरी पार्टी से लड़ना पड़ेगा। वह कहता है कि अभी छिपना ही सही रहेगा। वे भागते हैं और सोचते हैं कि मोड़ पर छिप जाते हैं जब तक दुश्मन पास ना आ जाए। वे चिंतित होकर छिपते हैं और कदमों की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। कैलियम समझ जाता है कि कुछ करना होगा। वह आगे आता है और पूछता है कि वे उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। यूराल भी धनुष तान लेती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि उन्हें कैलियम से कोई काम नहीं है, लेकिन उस एल्फ लड़की को वे चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर वह एल्फ को सौंप दे तो उसकी जान बख्श देंगे। कैलियम दोनों वॉन्ड उन पर तान देता है। यह सचमुच फैंटेसी दुनिया के ब्लड्स वर्सेस क्रिप्स जैसा है।
सामने वाला आदमी कहता है कि लो टियर जादू उसकी शील्ड नहीं तोड़ पाएगा, उसके तीर भी बेकार हैं और अगर मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो तीर उसके सिर में धंस जाएगा। वह कहता है कि ताकत जाया मत करो, आसान रास्ता चुनो और उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ, 5 लोग और एक एल्फ, और फिर वे सब उस पर टूट पड़ेंगे। वह पूछता है कि क्या ये सुनकर अच्छा लगता है। यूराल घबराकर कैलियम को बुलाती है। वे कहते रहते हैं कि 4 लोगों के साथ सफर करना इस एल्फ के साथ चलने से कहीं सखिर है, लेकिन कैलियम कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह कहता है कि उनके साथ रहे तो शायद वह सो भी नहीं पाएगा। वह कहता है कि बकवास बंद करो और दफा हो जाओ, वरना मरने के लिए तैयार रहो। यूराल रोमांचित होकर सोचती है कि वह उसके पक्ष में है। आदमी कहता है कि जरूर वह मजाक कर रहा है। कैलियम कहता है कि वह पूरी तरह गंभीर है। तब आदमी आह भरता है और अपने साथियों से कहता है कि अब उसके पास कोई और चारा नहीं, उन्हें कैलियम को मारना होगा। जैसे ही वह तीर छोड़ने लगता है, घड़ी का रेत घड़ी सक्रिय होती है और अब उसमें सिर्फ 1 मिनट बचा है। कैलिब कहता है कि उसने साफ साफ उन्हें मौका दिया था। शायद उन्हें उसकी दोहरी छड़ी रक्षात्मक मुद्रा जैसी लगी हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो वे बुरी तरह गलत थे। उसका पैर एक पानी के गड्ढे में था और उसकी बिजली वाली छड़ी इस बार एकदम सही साबित होने वाली थी। आमतौर पर वो सिर्फ एक बार झटका देती है, लेकिन पानी के साथ मामला अलग होता है। वो लाइटनिंग शॉक जादू करता है जिससे उसका एक एक्शन पॉइंट खर्च होता है और वह बिजली का झटका आगे की ओर उड़कर सीधे समूह की ओर बढ़ जाता है। समय अब भी रुका हुआ है और वो कहता है कि जैसे ही वे बिजली से झुलसेंगे उनकी ढाल टूट जाएगी, इसलिए वो एक एक करके उन्हें निशाना बनाएगा। इसके बाद वो फायरबॉल जादू करता है, एक और एक्शन पॉइंट खर्च करते हुए। वो कहता है कि पहली आग की गेंद वो पानी के गड्ढे में फेंकेगा और अगली सीधे उस गंजे आदमी पर। वो अपनी छड़ी उठाता है, एक और एक्शन पॉइंट खर्च करता है और फायरबॉल जादू करता है। अब उसके पास कोई एक्शन पॉइंट नहीं बचा। उसके साथ ही उसका वार खत्म हो जाता है। दोनों फायरबॉल्स और बिजली का झटका समूह की ओर उड़ते हैं। वे सब चिंतित दिखते हैं। बिजली पानी में गिरती है जिससे सभी चारों आदमी झटके से तड़प उठते हैं और चीखने लगते हैं। वे अपने हथियार गिरा देते हैं जैसे कि उसने सोचा था। तभी एक फायरबॉल पानी पर गिरती है जिससे धुंध उड़ जाती है और उनकी नजरें धुंधली हो जाती हैं। घबराहट में कैलिब सबको चिल्लाकर कहता है कि फैल जाओ, इससे पहले कि दूसरा फायरबॉल उन पर गिरे, और वो सीधी उन पर विस्फोट करता है जिससे पूरी सुरंग में एक और झटका फैल जाता है। कैलिब उराल से कहता है कि अब तीर चलाओ। वो धुंध में उनकी गतिविधियों को सुनती है और एक तीर छोड़ती है। तभी एक आदमी की चीख सुनाई देती है। कैलिब कहता है कि उसकी साउंड मैपिंग क्षमता काफी है और उसे लगातार निशाना साधते रहना चाहिए। अभी उसका जादू कूलडाउन पर है, इसलिए उराल को कम से कम एक को मारना ही होगा। गंजा आदमी शायद फायरबॉल से घायल हो गया है, इसलिए बाकियों को निपटाना जरूरी है। उराल एक और तीर छोड़ती है, जबकि कैलिब सोचता है कि क्यों 5 सेकंड इतने लंबे लगते हैं। वो उसे कहता है कि पहले योद्धा को निशाना बनाओ। वो लगभग तैयार ही होता है कि उराल कहती है कि उसने तो सबको पहले ही मार दिया है। कैलिब हैरान होता है और कहता है कि उसने तो सिर्फ 2 तीरों की आवाज सुनी थी। धीरे धीरे धुंध साफ होती है और दिखता है कि एक तीर किसी की छाती में धंसा है और दूसरा किसी के गले को चीरते हुए सिर के आर पार हो गया है। कैलिब कहता है कि ये तो कोलैट शॉट है, ये गजब है, और वह मानता है कि उराल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना उसने सोचा था। उराल कहती है कि वो बस डर गई थी और उस निशाने को साधने के लिए उसने बहुत मेहनत की। गंजा आदमी अब भी जिंदा है, लेकिन खून खांस रहा है, उसके हाथ गायब है और उसे लगता है कि शायद वो बेहोश हो गया था। कैलिब कहता है कि अच्छा है कि वो अब भी जिंदा है। वो पूछता है कि उसका राज क्या है, क्योंकि वो बिना मंत्र पढ़े जादू कैसे कर लेता है और क्यों वो ऐसी जगह पर है। फिर कैलिब कहता है कि ये दुनिया कितनी अन्यायी है। गंजा आदमी कराहते हुए कहता है, वाह, बड़ी अच्छी बात कह दी। उन्होंने खुद पर यह तब लादा जब उन्होंने किसी औरत का फायदा उठाने की कोशिश की। किसी ने यह जिंदगी नहीं चुनी। मुझे तो जादू में काबिलियत ना होने की वजह से निकाला गया और गुलामी में बेच दिया गया। अगर मेरे पास तुम्हारी आधी भी शक्ति होती तो मेरी जिंदगी यूं ना होती। सब कुछ बकवास है। और धीरे धीरे खून बहते बहते वो ढीला पड़ जाता है। कैलिब नीचे देखता है और माफी मांगता है, कहता है कि वो गलत था और उसने सबको मार दिया। वो उसे समझाता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से ही वे दोनों सुरक्षित हैं। फिर पूछता है कि क्या ये सच में उसका पहला युद्ध था। उराल कहती है कि हाँ, ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान पर तीर चलाया। कैलिब कहता है कि उसके लिए भी ये पहला मौका था, लेकिन अगर उन्हें जीना है तो इस सब की आदत डालनी होगी और अब उन्हें ये देखना चाहिए कि उनके पास क्या क्या सामान था। कैलिब सोचता है कि ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा, लेकिन वो अजीब तरह से शांत है। शायद जब उसे लगा था कि वो मर जाएगा तभी उसका मन बदल गया था। लेकिन इस खून और जली हुई लाशों की बदबू की आदत डालना कभी आसान नहीं होगा। ये तो बहुत घिनौना है। उराल एक बैग लाती है और कैलिब पूछता है कि ये क्या है। शायद ये किसी और साहसी एडवेंचरर का सामान था जिसे उन्होंने लूट लिया था। उसमें रुमाल, एक बाइबल, एक तवा, कुछ रोटी, एक चाकू, एक रस्सी और एक बटुआ था। बटुआ खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो किसी फ्रैंक साहसी बाइसन का था। उराल कहती है कि उसकी शक्ल इनमें से किसी से भी मेल नहीं खाती।
कैलिब कहता है कि शायद वो असली मालिक था, जिसे या तो मार दिया गया या छोड़कर भाग निकले। कैलिब सोच में पड़ जाता है कि गेम में भी मरने के कई तरीके थे। गंजा आदमी कम से कम युद्ध की मूल रणनीति और स्थिति को समझता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वातावरण का फायदा उठाएगा। कैलिब मानता है कि अगर स्थिति उल्टी होती तो वो भी वैसा ही मारा जाता, लेकिन वो आवरग्लास उसकी जान बचा गया। वो चिढ़कर कहता है कि अब वो किस्मत या सिर्फ क्षमता पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे बिल्कुल सही रणनीति चाहिए जिसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि अब उसकी जिंदगी दांव पर है और अब समय आ गया है कि वो मान ले ये कोई गेम नहीं बल्कि असली हकीकत है जिसे उसे हर हाल में पार करना होगा। दृश्य आगे बढ़ता है। उराल हाँफ रही है और वे एक लंबे गलियारे से गुजर रहे हैं। कैलिब उसकी ओर देखता है और कहता है कि 12 घंटे तक गॉब्लिन का शिकार किसी को भी थका देगा। फिर पूछता है कि क्या वो आराम करना चाहती है। उराल उत्साहित होकर पूछती है कि क्या सच में, और फिर वे आग जलाते हैं और खंभों को स्टूल की तरह इस्तेमाल करके बैठ जाते हैं। वो उसे एक रोटी का टुकड़ा थमाती है और कहती है कि इसे खा लो। वो धन्यवाद कहता है। फिर वो उसे पुकार कर कहती है कि आज उसने उसे 2 बार बचाया है, इसके लिए शुक्रिया। वो जवाब देता है कि इसका जिक्र मत करो, असली काम तो उसने ही किया है। साथ ही उनकी वजह से उन्होंने बहुत सारे मैजिक स्टोन्स भी इकट्ठे किए। वो कहती है कि अगर उस समय उसने उनका ऑफर मान लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों करता। हाँ, वो कभी भरोसेमंद साथियों को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने उसे साथी कहा। वो कहती है कि पहले वो सो जाए, पहरा वो देगी। वो तुरंत लेट जाता है और कहता है कि उसके होने से वो बिना झिझक आराम कर सकता है। जैसे ही वो सोता है, स्टेटस विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि वो अब रेस्ट मोड में प्रवेश कर चुका है। उसका लेवल भी 1 से बढ़कर 3 हो गया है। वो कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लेवल अप सिर्फ स्लीप मोड ट्रिगर वाने पर होगा। अब उसके पास 2 स्टैट पॉइंट्स हैं बांटने के लिए। वो कहता है कि उसका 10 इंटेलेक्ट तो ओरिजिनल स्टैट से है और +2 से दोनों वैंड्स को ड्यूअल वील्ड करने से मिला है। उसे 13 चाहिए ताकि गॉब्लिन की शील्ड तोड़ सके, और खेल में भी उसने यही रास्ता अपनाया था, तो वो भी यही करेगा। जैसे ही वो पॉइंट्स डालता है, उसे अर्निल का नाम दिखता है। हम देखते हैं कि उसका लेवल भी 1 से 3 हो गया है। उसने सब कुछ एजिलिटी में डाला है और 2 पॉइंट्स डिक्सटेरिटी में। वो कहता है कि वो तो बिल्कुल क्लासिक एल्फ है और ये पागलपन है क्योंकि उसके पास पहले से ही 2 बेस डेक्स है। जैसा उसने सोचा था, अर्नल के पास साउंड मैपिंग स्किल भी है। वो फैसला करता है कि उसकी एजिलिटी को मैक्स आउट कर देगा। अब रेस्ट मोड खत्म हो चुका है। वो कहता है कि अब वो वापस हकीकत में आ गया है और अब उसकी बारी है सोने की। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और तुरंत स्लीपिंग बैग में करवट लेकर लेट जाती है और कहती है कि वो बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। वो देखती है कि वो शील्ड को दीवार के पास रख रहा है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि बस टेस्ट कर रहा हूँ, ये जगह ठीक होगी। वो पूछती है कि किस चीज़ का टेस्ट। वो फायरबॉल स्टाफ निकालता है और शील्ड की तरफ तान देता है। फिर वो वार करता है। फायरबॉल निकलती है और शील्ड को टुकड़ों में बिखेर देती है। वो कहता है कि उसकी फायरबॉल अब वाकई और मजबूत है और ये कोई सपना नहीं है। वो हैरान रह जाती है कि शील्ड सच में टूट गई और कहती है कि ये तो अविश्वसनीय है। फिर तुरंत गहरी नींद में चली जाती है। वो कहता है कि अब उन्हें एग्जिट गेट ढूंढना होगा। वो उसे सोते हुए देखकर कहता है कि वो जरूर बहुत थक गई होगी। उनकी आग बुझ चुकी है और वो निकल पड़ते हैं। वो सोचती है कि एग्जिट गेट ढूंढने में कितना समय लगेगा। वो कहता है कि ये कहना मुश्किल है। एग्जिट गेट्स पूरी तरह रैंडम होते हैं, पूरी तरह आरएनजी। उसकी किस्मत बतौर ट्रांसमाइग्रेटर शायद सबसे बुरी है और हफ्ता भर ग्राइंडिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उसे हैरानी होती है कि उन्होंने पहले ही एक एग्जिट रूम ढूंढ लिया है और वहां एडवेंचरस पहरा दे रहे हैं। उनका गियर देखकर लगता है कि ये एक अनुभवी पार्टी है, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी होगी। वो अपने वैंड्स उठाता है और उन्हें आवाज लगाता है। वो उनके गुलाम जैसे कपड़े देखकर पूछते हैं कि क्या वे मैजिक यूनिवर्सिटी के स्लेव टीम से हैं। कैलिब कहता हाँ, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन माहौल काफी अजीब है। ड्वार्फ प्रीस्टेस एमा से पूछता है कि आखिरी बार यूनिवर्सिटी ने यहाँ गुलाम कब भेजे थे। एमा कहती है कि कल सुबह 10 बजे के आसपास। ड्वार्फ कहता है कि अगर सिर्फ 1.5 दिन में ही ये इतनी दूर तक पहुंच गए हैं और अब भी जिंदा हैं तो ये काफी प्रभावशाली है, और चूंकि एल्फ ने मैजिक छोड़कर धनुष उठाया है, ये काफी समझदारी भरा फैसला है। वो अब भी डरी हुई है। ड्वार्फ पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वो ड्यूअल व्हील्ड वैंड्स कर सकता है। कैलिब कहता है हाँ। ड्वार्फ कहता है कि ये अच्छा है क्योंकि झूठी विनम्रता का कोई फायदा नहीं है। पूछता है कि क्या उसके पास फायरबॉल वैंड है। कैलिब कहता है। ड्वार्फ अपनी पार्टी के दूसरे सदस्य कैट गाय जिकल से पूछता है कि उसका क्या ख्याल है। जिकल कहता है कि वो हमेशा यहाँ नहीं बैठे रह सकते। एमा कहती है कि अगर वो आत्मविश्वासी है तो वो उसे भर्ती कर सकते हैं। ड्वार्फ याद दिलाता है कि वो अभी गुलाम है और बाइसन लेवल की तुलना में वो शायद निराश ही करेगा। वे मानते हैं कि ये सही है, लेकिन उनके पास बेहतर विकल्प नहीं है। कैलिब बैकपैक का नाम पहचानता है और पूछता है कि क्या उन्होंने एक मेज साथी खोया है। ड्वार्फ कहता है कि हाँ, वे पहले फ्लोर पर ब्लैक हॉर्नेट से मिले और उसने उसे पल भर में खत्म कर दिया। वो पहला साथी था जो उसे सालों में पसंद आया था। उसे खोना शर्म की बात है।
एमा कहती है कि वो अभी मरा नहीं है क्योंकि उसने सोल प्रिजर्वेशन डाली थी और रिवाइवल स्क्रोल से उसे बचाया जा सकता है। ड्वार्फ कहता है कि वे बाहर जाकर उसे नहीं ला सकते और उसे जीनियस कहता है। जिकल कहता है कि उन्हें अब फैसला लेना ही होगा। केलेब कहता है कि उन्होंने एग्जिट तो ढूंढ लिया है, लेकिन उसके अंदर गेट बॉस है जिसके लिए एक मेज चाहिए। वो सोचता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि उनके पास प्रीस्टेस है, यानी ये अनडेड नहीं होगा। अगर बॉस ट्रोल, सैलेमेंडर या ब्रासकोट हुआ तो उनकी पार्टी उससे निपट सकती है। अगर बॉस उड़ने वाला हुआ तो उन्होंने अरिल को चुना होता क्योंकि वो आर्चर है, लेकिन उन्हें फायरबॉल मेज की जरूरत थी। इसका मतलब एक ही जवाब है। वो मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या बॉस वेनमस स्पाइडर है। एमा हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता, यहां तक कि जिकल भी चौंक जाता है। ड्वार्फ पूछता है कि क्या वो डंजन्स जानता है। कैलेब कहता है हाँ, थोड़ी बहुत। वेनमस स्पाइडर ऐसा मॉन्स्टर है जो लगातार जहरीला जाला फेंकता है। एग्जिट रूम पहले से ही जाले में फंसा होता है और ये पागलों की तरह जलता है और डेड स्पीड से छत पर भागता है। हमला करके स्लो और बाइंड डालता है। एक बार गलती हुई तो आप जाल में फंसकर मर जाते हैं और सिर्फ एक फायरबॉल मेज ही इसका तोड़ है। जाले जलाकर उसे नीचे लाना और फिर खत्म करना, जो कि स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। वो कहता है कि यही वजह है कि उन्हें उनकी इतनी सख्त जरूरत थी। एमा कहती है कि वो तैयार है और हमें आखिरकार पता चलता है कि ड्वार्फ का नाम वेरिन है और वो उससे कहती है कि ये उसकी बात पर ज़ेल कहता है कि सही है, चाहे उसमें कुछ खामियां हो, लेकिन दिमाग तेज जरूर है। ड्वार्फ इस पर सोचता है और समझ जाता है कि ये अच्छा मौका है। वो पूछता है कि क्या वे दोनों अस्थायी रूप से उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। केलेब तुरंत नहीं कह देता है। सब उलझन में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो इतने अच्छा मौके को क्यों ठुकरा रहा है। वो कहता है कि ये मौका सिर्फ बॉस को हराने के लिए अच्छा है। उसके बाद निकास द्वार दिखाई देगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन वे एक बात छुपा रहे हैं, सिर्फ 4 लोग ही बाहर निकल सकते हैं। वो लड़की अब समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है। केलेब बताता है कि हर व्यक्ति के गुजरने पर गेट अस्थिर होता है, उसका ढहना तेज हो जाता है और सिर्फ 5 मिनट में गायब हो जाएगा। यानी सिर्फ 4 लोग ही निकल पाएंगे। उनकी पार्टी में एक जगह खाली है और इसी वजह से उन्हें उसी की जरूरत है। दूसरे शब्दों में वे उसे कह रहे हैं कि वो उसे छोड़ दे। उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। वेरिन कहता है कि यह काबिले तारीफ है कि उसने ये सब समझ लिया और जर्नल से उसका नाम सुनकर दोबारा पक्का करता है। वो कहता है कि उनका इसे छुपाने का इरादा नहीं था और अफसोस जताता है कि दोनों को साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच चाहिए। वो चाहता है कि कम से कम उसे मौका मिले कि वो बाहर निकल पाए, इसलिए उसे अभी वहीं उसे छोड़ देना चाहिए। वो घबरा जाती है, सोचती है कि अब वो क्या करेगा। केलेब सोचता है और कहता है कि ये एक मीठा प्रस्ताव है और वो एक पल के लिए डगमगा भी गया था। लेकिन अगर बाहर निकलने के बाद भी वो गुलामी से नहीं बच पाया तो फिर से लैबिरिंथ में फेंक दिया जाएगा। असली सवाल यह है कि क्या वे उसे आगे भी अपनी पार्टी में रखेंगे। लेकिन इसका कोई मौका नहीं है। उसे फिर किसी बेकार दासों की पार्टी में फेंक दिया जाएगा और शायद कभी उसे यूरल जैसी काबिल गुलाम फिर न मिले। वो कहता है कि यूरल उसकी साथी है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सब चौंक जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों चौंकी, जबकि उसने पहले ही उस गैंग बैंग परेड को ठुकरा दिया था। वो कहता है कि उसके पास इससे भी अच्छा प्रस्ताव है, क्यों ना वे सब उसे ही किराए पर रख लें। विनान पूछता है कि उसका मतलब क्या है। क्या वो कह रहा है कि निकास द्वार से बाहर नहीं जाएगा और फिर भी पैसे चाहता है? वाकई दिलचस्प है। फिर पूछता है कि वो कितना चाहता है। केलेब कहता है 10,000 गोल्ड। विनान गुस्से से तमतमा उठता है। अर्नल पूछता है कि क्या उसे पता भी है कितनी रकम कितनी बड़ी है, और केलेब जवाब देता है बिल्कुल, मुझे पता है। पहली मंजिल पर इकट्ठे किए गए मैजिक स्टोन और बैकपैक बेचने पर उन्हें करीब 2,000 गोल्ड मिल सकते हैं। दोनों की कीमत एक दास के रूप में 3-3 हजार है। 10,000 से वो उनकी गुलामी की स्थिति साफ कर सकता है और कुछ आपातकालीन रकम भी बचा सकता है। पार्टी में बहस छिड़ जाती है। एमा और जिकल मानते हैं कि उन्हें मान लेना चाहिए। केलेब कहता है कि उन्होंने जिस क्लेरिक को किराए पर रखा है वो महंगे दामों के लिए बदनाम है, जिसका मतलब है कि उनके पास पर्याप्त धन है। वे थके हुए भी लग रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण है बाइसन। उन्हें स्क्रोल वापस लाकर उसे जिंदा करना है, इससे पहले कि उसकी आत्मा संरक्षित करने वाला जादू नष्ट न हो जाए। यानी उनके पास समय बहुत कम है। उनके पास उसकी शर्तें मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिकल कहता है कि चिंता की क्या बात है, वैसे भी उनके पास और कोई मैच नहीं है। केलेब कहता है कि भरोसे के लिए वो चाहता है कि क्लेरिक देवी नथानियल के नाम पर शपथ ले। एमा सहमत होती है, कहती है कि एक अनुबंध कभी टूट नहीं सकता। विनान ये समझते हुए कि अब भी मोल भाव कर सकता है, कहता है 9,000। केलेब कहता है 9,500। विनान कहता है 9,300, लेकिन केलेब अपने 9,500 पर अडिग रहता है। विनान यकीन नहीं कर पाता कि वो मान रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं और कह देता है ठीक है।
केलेब कहता है कि वो इसका पछतावा नहीं करेगा। ड्वार्फ कहता है उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। एम्मा आगे बढ़कर कहती है, तो अब देवी नथानियल के नाम पर मैं ये वचन लेती हूं कि विनान, जेल और मैं यूरेल और केलेब को 9500 गोल्ड में किराए पर रखने का अनुबंध करते हैं। शर्त यह है कि उनकी पार्टी निकास द्वार से बाहर जाएगी और अगर किसी एक पार्टी का सफाया हो गया तो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। वो पूछती है कि क्या दोनों प्रतिनिधि सहमत हैं और वे हाँ कहते हैं। इसके बाद केलेब दरवाजा खोलता है और कहता है कि अब वक्त है अंदर जाने का। सब बॉस रूम में प्रवेश करते हैं जहां हर जगह मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। केलेब कहता है कि यहां अंधेरा है और उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बॉस शायद अभी छत पर छिपा हुआ है। वो एक चीज देखता है और कहता है कि ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जो विस्फोटकों से भरा हुआ है। बहुत से कमरों में एक न्यूट्रल आइटम होता है। विनान उन्हें फर्श पर पड़े जालों से सावधान रहने को कहता है क्योंकि अगर उस पर पैर पड़ा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। केलेब कहता है कि पहले हमें बॉस ढूंढना होगा। विनान कहता है कि उन्हें बस जालों को जलाना है और उसे हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी एक आवाज आती है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वे ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि छत से सीधे उनकी ओर जाला फेंका जा रहा है। विनान अपने कुल्हाड़ी से उसे रोक देता है और केलेब से कहता है कि जल्दी करो, छत पर आग का गोला फेंको, उसे नीचे लाना ही होगा। वो लगातार जाले बरसाता रहता है। केलेब कहता है कि चूंकि वो अपनी जगह दिखा चुका है इसलिए अब मौका आसान है और इतने मौके बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए उसे एक ही बार में जबरदस्त नुकसान पहुंचाना होगा। उसका आवर ग्लास सक्रिय होता है और उसके पास 4 चार्ज हैं। वो पूरी ताकत लगा देता है और एक के बाद एक 4 आग के गोले दाग देता है। अब सिर्फ एक कार्य बची है और हाँ, फिर से एक और आग का गोला। सारी क्रियाएं पूरी होने के बाद उसका टर्न खत्म होता है और सारे आग के गोले आसमान में उड़ते हुए बॉस की ओर जाते हैं। सीधे उसके मुंह पर जाकर वे फटते हैं और एक भयानक धमाका होता है। जिकल, एम्मा और विनान सब हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने 4 आग के गोले कैसे दाग दिए। जैसे ही आग फैलने लगती है, कैलम सबको ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और बताता है कि यही मौका है। अनुभव से उसे पता है कि वे इस समय बर्स्ट डैमेज का मौका नहीं गंवा सकते। वो ऊरल को तीर चलाने के लिए कहता है और वो तुरंत ऐसा करना शुरू कर देती है क्योंकि बॉस जल रहा है और जमीन पर गिर पड़ा है। वो एक नहीं बल्कि 6 तीर छोड़ती है। उनमें से 3 तो उछलकर बेअसर हो जाते हैं। कैलम उसे रोकता है और कहता है कि अभी इंतजार करो क्योंकि गॉब्लिन धनुष का इस्तेमाल करना व्यर्थ है। बॉस जमीन पर गिरा पड़ा है और आग की लपटें छत तक उठ रही हैं। कैलम एम्मा से कहता है कि मैजिक बैरियर बनाओ और जैसे ही बैरियर तैयार हो जिकिल को तुरंत चार्ज करना होगा। जिकिल उसे नौसिखिया कहकर चिढ़ाता है और पूछता है कि वो आदेश क्यों दे रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर समझता है कि यही सही फैसला है। जैसे ही धुआं थोड़ा कम होता है, जिकिल सीधा मकड़ी की ओर दौड़ पड़ता है। मकड़ी अपने पैर उठाकर उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीपिंग एम्बुश नामक क्षमता का इस्तेमाल कर लेता है। वो ऊपर की ओर छलांग लगाकर मकड़ी के 2 पैर काट देता है। बॉस चीख उठता है और पीठ के बल गिरकर रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। विनन कहता है कि अब ये फटने वाला है और एम्मा को तैयार रहना चाहिए। एम्मा तुरंत कॉन्स्टेलेशन शील्ड नाम की स्पेल डालती है और उनके सामने एक मजबूत बैरियर बना देती है। कैलम कहता है कि इसका मतलब है कि वे पैटर्न को पहले से जानते थे और तैयारी कर चुके थे, लेकिन जहर की थैली को केवल ढकना पर्याप्त नहीं बल्कि उसे जमाना सबसे अच्छा उपाय है। वो तुरंत आइस लांस छोड़ता है जो सीधा बॉस की अंडे की थैली पर लगती है और उसे जमा देती है। फिर वो कहता है कि अब एम्मा को पीछे हटना होगा और विनन को आगे बढ़ना होगा। एम्मा हैरान होती है, लेकिन कैलम चिल्लाकर विनन से कहता है कि जल्दी करो और बर्स्ट डैमेज दो। विनन कहता है कि आमतौर पर तो सिर्फ बैरियर बनाए रखना ही काफी होता है, लेकिन कैलम फिर से डांटते हुए कहता है कि वही करो जो मैं कह रहा हूं। वो सोचता है कि ये सब कितने बुरे तरीके से सुनते हैं, गेम में तो बस क्लिक करना होता था। आखिरकार विनन आगे बढ़ता है और कहता है कि कैलम का गुस्सा नया है। वो हवा में कूदता है, अपनी कुल्हाड़ी ऊंची उठाता है और ग्रेट शैटरिंग क्लीव नामक क्षमता का इस्तेमाल करता है। वार सीधा बॉस के सिर पर पड़ता है और एक जबरदस्त झटका कमरे में फैल जाता है। कुल्हाड़ी मकड़ी के खोपड़ी में धंस जाती है। विनन उसे खींचकर बाहर निकालता है और कहता है कि काम खत्म हो गया। वो कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है और कहता है कि हाँ, ये लोग जरूर समझते हैं कि जब बॉस होता है तो हमेशा संभावना रहती है कि दूसरा चरण भी हो। सब लोग खुशी मनाने लगते हैं और कहते हैं कि भले ही ये पहला फ्लोर बॉस था, लेकिन कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। अनल कैलम को उसका वॉन्ड पकड़े देखती है और पूछती है क्यों। कैलम कहता है कि उन्होंने जादुई शब्द कह दिया, यानी पैटर्न समझ लिया।
वो उससे ऊपर देखने के लिए कहता है। जैसे ही अर्नेल ऊपर देखती है वो डर जाती है और कहती है कि ये सब क्या है। बाकी लोग भी ऊपर देखते हैं। एम्मा कहती है कि बहुत अंधेरा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जिकिल साफ देख लेता है और घबराकर पूछता है कि ये सब क्या है। वो देखता है कि ऊपर सैकड़ों मकड़ी के अंडे चिपके हुए हैं। विनन कहता है कि यह असंभव है, उसने ऐसा कभी नहीं देखा। एम्मा भी कहती है कि कहीं इसका जिक्र नहीं था कि दूसरा फेज होगा। कैलम कहता है कि बैरल लुढ़काओ और पूरी ताकत से ऐसा करना होगा। एम्मा दौड़कर विस्फोटक बैरल उसकी ओर लुढ़काना शुरू करती है। विनैन बैरल रोकता है और पूछता है कि क्या सच में इसे ऊपर फेंकना है। कैलम कहता है हाँ। विनैन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां निशाना लगाना है। कैलम कहता है कि यह आसान है। एम्मा को उरल के तीर पर वेपन लाइट डालने के लिए कहता है। एम्मा हाथ बढ़ाती है और जादू डाल देती है। अब कैलम उरल से कहता है कि तीर ऊपर की ओर चलाओ। वो मान जाती है और अंडों के झुंड की तरफ तीर चलाती है। अब विनैन साफ देख सकता है और बैरल को पूरी ताकत से ऊपर फेंक देता है। जैसे ही बैरल चरम पर पहुंचता है, कैलम अपनी घड़ी सक्रिय करता है और 4 फायरबॉल छोड़ता है। वे बैरल से टकराकर उसे फाड़ देते हैं। विनैन की पार्टी फिर से देखती है कि कैलम बिना मंत्र पढ़े ही जादू कर देता है। वे सोचते हैं कि अगर यह हमेशा इतना आसान होता तो कितना अच्छा होता। वे कहते हैं कि भले ही वो गुलाम हो, लेकिन उसकी प्रतिभा अविश्वसनीय है। आखिर ये है कौन? इसी बीच कैलम देखता है कि सामने एक चमकदार रोशनी है। निकास द्वार खुल चुका है। वो राहत की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार खत्म हुआ। उसके मन में आता है कि अनुभवी पार्टी के साथ रेड करना आसान है, लेकिन गेम की तरह सब कुछ नियंत्रित न कर पाना काफी निराशाजनक है। जिकिल उसके पास आता है और पूछता है कि वो आखिर है कौन, लेकिन इस बार उसके स्वर में केवल आश्चर्य है, दुश्मनी नहीं। वो कहता है कि उसे तो यही लगा था कि ये गुलाम जहर देकर सबको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने सबको बचाया। कैलम कहता है कि उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर करता तो गेट अपने नाम कर सकता था। जिकिल कहता है कि वो खुश है कि कैलम ने ऐसा नहीं किया। विनैन भी कहता है कि वो प्रभावित हुआ है। इस तरह की क्षमता किसी गुलाम में नहीं होती। सोचता है कि वो पहले क्या करता था। कैलम कहता है कि वो तो बस इस गेम का आदी था और असलियत में वो मैजिक एकेडमी का एक गुलाम था। विनैन कहता है कि शायद वो अपना अतीत छुपा रहा है, लेकिन वो इसे जबरदस्ती जानने की कोशिश नहीं करेगा। अर्नेल आगे आती है और कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वे बिना खरोच के जीत जाएंगे। वाकई भाग्यशाली हैं। वेरेन कहता है कि उसे शुरू में कोई उम्मीद नहीं थी और उसने तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी में किया था क्योंकि उसे लगा था कि सब मर जाएंगे। अर्नेल ये सुनकर हैरान होती है। कैलम कहता है कि इसी कारण फीस का हिसाब उस तरह से लगाया गया था, लेकिन आखिरकार विनैन को अपने पैसे का पूरा मूल्य मिल गया। वेरेन मानता है कि हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ, कैलम कहता है। जिकिल हैरान होकर पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो गेट ढूंढ लिया है। कैलम कहता है कि क्योंकि निपटान गांव में होना चाहिए। ऊर चौंक जाती है और एम्मा कहती है कि हाँ, अनुबंध की शर्त कहती है कि पार्टी को निकास द्वार से गुजरना होगा, तब तक अनुबंध पूरा नहीं होता। वह कहती है कि गेट तो यहीं सामने है और वे जरूर सोचते होंगे कि बस यूं ही उसमें से निकल जाएंगे। एम्मा कहती है कि दुर्भाग्य से न्याय की देवी के समक्ष किया गया अनुबंध ठीक उसी अक्षर में निभाना होता है और उन्हें गेट पार करना होगा। वह कहती है कि वे बाहर निकल ही नहीं सकते। एम्मा कहती है इसका मतलब यह है कि अनुबंध डंजन के अंदर पूरा नहीं हो सकता और अगर वे बाहर नहीं निकले तो यह निरस्त हो जाएगा। कैलेब कहता है कि कोई भी समझदार इंसान 10,000 गोल्ड लेकर डंजन में नहीं आता और सिस्टम ऐसा बना है कि जो भी बाहर वापस नहीं आ पाता वह भुगतता है। वो उसे पूछती है कि क्या उसे इस बारे में पता था। कैलम कहता है कि हाँ, क्योंकि उच्च मूल्य वाले डंजन अनुबंध हमेशा शहर में निपटाए जाते हैं। जिकल कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि विनन ने 9,500 की पेशकश की थी। मुझे पहले से ही शक था, जैसा उम्मीद थी। विनन कहता है कि वह इस पार्टी की वित्तीय स्थिति को जिम्मेदारी से संभाल रहा है। जिकल हंसकर कहता है कि इस प्रतिभा के साथ अगर ये मर गया तो अफसोस होगा। इसे वापस आकर उस बौने की जेब जरूर खाली करनी चाहिए। फिर वे कहते हैं कि चलो अब निकलने का समय है। कैलम उन्हें रोकते हुए कहता है कि ठहरो एक सेकंड, ये बैकपैक हमारी ही पार्टी के एक सदस्य बाइसन का है। सब चौंक जाते हैं और विटन दौड़कर आता है, पूछता है कि क्या वो निश्चित है। कैलम कहता है कि हाँ, ये परिचित लग रहा था। वे सोचने लगते हैं कि उसका शरीर कहाँ है। वह कहता है कि उन्हें शरीर नहीं मिला, ये तो लूट में मिला था किसी दूसरे गुलाम दल से जिनसे उनका संघर्ष हुआ था। एम्मा और जिकल चौंक जाते हैं।
विनन कहता है कि वह मान लेता है कि कैलम बदले में कुछ चाहता होगा। कैलम कहता है कि उसे सिर्फ बैकपैक चाहिए, बाइसन की निजी वस्तुओं को छोड़कर। विनन खुश होता है कि वह पैसे नहीं चाहता और हंसकर कहता है कि वह बैग दे देगा और साथ ही थोड़ा खाना भी। कैलम पूछता है कि क्या वे सचमुच अपना सारा खाना देने जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे सीधे शहर वापस जा रहे हैं। विनन कहता है कि पुनर्जीवन स्क्रोल लाने में समय लगता है। एम्मा कहती है कि वह पहले ही एक लेकर आई है। कैलम चौंककर पूछता है कैसे। वे बताते हैं कि उन्होंने पहले ही बाइसन को एक बार पुनर्जीवित किया था। कैलम कहता है कि इस आदमी को तो कोई दूसरा पेशा ढूंढ लेना चाहिए। विरन कहता है कि सच में ये बाइसन से 100 गुना ज्यादा काबिल है, और सब हंसते हैं, कहते हैं कि उन्हें शुरुआत से ही इसे भर्ती कर लेना चाहिए। एर्नल अपने मन में बातें सोचने लगती है। कैलम कहता है कि अगली बार बेहतर किस्मत, लेकिन इसकी कीमत और ज्यादा होगी। विनन कहता है कि वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वह उस पर नजर रखेगा। तभी उर्नल हाथ उठाकर पुकारती है, पूछती है कि क्या वे सिर्फ कैलम को अपने साथ ले जा सकते हैं। सब चौंक जाते हैं कि वो खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है, इवन वो खुद भी। वो कहती है कि जब तक उनके दल का एक सदस्य भी शहर तक पहुंच जाता है, अनुबंध पूरा माना जाएगा, क्योंकि कोई भी दल पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। और कैलम 9500 गोल्ड का दावा कर सकता है, आजाद आदमी बन सकता है, उनकी पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल हो सकता है और सही तरीके से गियर भी खरीद सकता है। एमा पूछती है कि फिर वो क्या करेगी, क्योंकि कैलम जैसे जादूगर को भी जिंदा रहना मुश्किल होगा और वो एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। चुप रहकर वो सोचती है और कहती है कि शायद उन्हें दोबारा निकास कक्ष कभी ना मिले और इस तरह वे दोनों लैबरिंथ में मर जाएंगे। वो कहती है कि कैलम को उसके कारण यहां नहीं रुकना चाहिए। वो रोने लगती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी और उसके लिए अच्छे से जिए। वो सचमुच नहीं चाहती कि वो उसके कारण मरे और उन्हें मुस्कान के साथ ही बिछड़ जाना चाहिए। तभी स्टेटस विंडो प्रकट होती है और कहती है कि ये एक आवर ग्लास एक्सपेंशन अवसर है। अगर वो अभी उर्नल के साथ रहता है तो उसका भरोसा स्तर 100% तक पहुंच जाएगा। वो चौंक जाता है और सोचता है कि ये क्या है। वो विवरण पढ़ता है और उसमें लिखा है कि अगर बाद में उसका भरोसा 80% से ऊपर रखा जाए तो वो अपनी बारी में उसे आदेश दे सकता है। उसकी बारी खत्म होते ही उर्नल स्वयं उसके आज्ञा का पालन करेगी। वो कहता है ये पागलपन है। और अब जब वो सोचता है तो गेम में भी विशेष क्षमताएं अलग अलग रास्तों से लेवल अप होकर अपग्रेड होती थीं और लगता है वास्तविक जीवन में भी वैसा ही है। स्किल एक्सपेंशन है पार्टी सदस्यों को आदेश देना। वो अपनी बारी में आदेश देगा और उसे खत्म करेगा तो उर्नल तुरंत ही उसे अमल में लाएगी, लेकिन वो बस सोच रही है कि वो क्यों नहीं जा रहा। बेशक वो ऐसे आदेश नहीं दे पाएगा जो उसकी क्षमता से बाहर हों, और वो ऐसा नहीं करेगी किसी भी तरह। और जो आदेश वो दे सकता है वे शायद साधारण कार्य होंगे, जैसे कि उसे अपनी ढाल गिराने और एक मकड़ी पर तीर चलाने का कहना। और एक्शन पॉइंट्स की बात करें तो शायद हर मूव के लिए 1 पॉइंट ही होगा, जैसे उसके लिए होता है। ड्वार्फ पार्टी तो कभी उसकी सुनती ही नहीं थी, लेकिन वो हमेशा तभी हरकत करती थी जब उसका टर्न खत्म होता था। ये सोचते हुए कि एक ही पॉइंट कितना बड़ा असर डालता है, वो मुस्कुराता है और कहता है ये तो बहुत बढ़िया है। वेरिन पूछता है कि वो क्या सोचता है, लेकिन केलम कहता है कि उसे और सोचना होगा। वो रेत घड़ी सक्रिय करता है ताकि 1 मिनट का सुकून पा सके और सोच सके। वो सोचता है कि सबसे बड़ा लाभ कौन सा है। उसे पता नहीं कि इस चुनाव का बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होगा, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। वो या तो रेत घड़ी का अपग्रेड और उरल ले सकता है, या फिर अभी डंजन से भागकर गुलामी से आज़ाद होकर ड्वार्फ के अनुभवी दल का हिस्सा बन सकता है। उसका टर्न खत्म होता है और उसने निर्णय ले लिया। वो एर्नल का हाथ पकड़कर कहता है कि वो इस पेशकश की कदर करता है, लेकिन उसका जवाब वही रहेगा और वो उरल के साथ भागेगा। जैसा पहले तय हुआ था, टीनों को ही गेट से गुजरना चाहिए। वो जोर जोर से रोने लगती है और सब हैरान होते हैं कि उसने ये मौका क्यों छोड़ दिया। पूछते हैं कि क्या वो गंभीर है। वो कहता है हाँ, भले ही ये खेल होता, उसने वही चुनाव किया होता। भविष्य की सोचते हुए उरल को मजबूत करना ही बेहतर है। वो इतना कठोर दिल नहीं है और वो एक रोती हुई औरत को छोड़कर भी नहीं जा सकता। वो पूछती है कि वो क्यों नहीं जा रहा। वो पहले ही काफी तनाव में है तो उसे चुप रहना चाहिए। वो कहता है कि उसे पीछे छोड़ना उसकी अंतरात्मा के लिए बहुत बुरा होता।
जिकल उसके पास आता है और चिल्लाता है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो खुद भी रो रहा है। कहता है कि वो सचमुच गजब का इंसान है और यकीन नहीं होता कि वो इतना बड़ा आदमी है। एमा भी कहती है कि मैजिक एकेडमी ने सचमुच इस बार एक बेहतरीन इंसान चुना है, और विनन कहता है कि अब तो वो उसे और ज्यादा चाहता है। एमा कहती है कि माफ करना, इस पल को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन सोच रही है कि वे अगले बॉस को अकेले कैसे हराएंगे। वो पूछता है कि क्या वे मकड़ी की लाश ले जा सकते हैं। विनन कहता है कि ये ठीक नहीं, भावुक पल अपनी जगह हैं, लेकिन ये कुछ और ही है। केलम कहता है कि ये आदमी ऑटिस्टिक है क्योंकि उसे स्थिति की समझ ही नहीं है। वो कहता है कि वो बस इसे खरीद लेगा और 9,500 इनाम में से 1,300 घटा लें। वो मान जाते हैं, लेकिन 200 और जोड़ देते हैं। केलम कहता है ठीक है। फिर विनन ओरल का नाम पूछता है। वो जम जाती है और वो पूछता है क्या उसका नाम प्रिटी लेडी है, लेकिन वो कहती है कि उसका नाम ओरल है। वो उसे लगातार प्रिटी लेडी कहता है कि उसका सच्चा भाव उस फायरबॉल वाले नाटक से कहीं ज्यादा अच्छा था जो केलम कर रहा था, और वो दोनों को एक समर्थन चिन्ह देने वाला है ताकि वो जरूर लौट कर आएं। वो उसे 4 हेल्थ पोशन देता है और वो धन्यवाद कहती है। विटन कहता है कि अगर वो शहर तक पहुंच गया तो उसे एक ड्रिंक पिलाएगा, और केलम कहता है कि 2 होनी चाहिए। एमा कहती है कि जब वे शहर पहुंचें तो उसे नथानियल के मंदिर में ढूंढना, वहां वो इनाम देने के लिए इंतजार करेगी। केलम उसका धन्यवाद करता है और फिर वो उन्हें नथानियल का आशीर्वाद देती है। कहती है कि वो उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करेगी। केलम कहता है कि खेल में ये आशीर्वाद 12 घंटे के लिए सभी आंकड़ों में +1 और श्राप और क्षय से प्रतिरक्षा देता है। वे तय करते हैं कि अब वापस शहर लौटने का समय आ गया है और गेट से पहले एक आखिरी नजर डालते हैं। जिकल उनसे कहता है कि उसका नाम याद रखना, जबकि एमा शुभकामनाएं देती है। वेरिन अपना बैग टटोलता है और कहता है कि अब विदाई का वक्त है। वो एक E रैंक मना स्टोन निकालता है। ये गेट से गुजरने वाले एक व्यक्ति के बराबर गिना जाता है, और वो उसे लुढ़काकर दिखाता है कि अब केवल एक व्यक्ति ही जा सकता है। वो कहता है कि अगर वे शहर जिंदा पहुंच गए तो उसे एडवेंचरस गिल्ड में ढूंढना, वहां वो इनाम देने के लिए इंतजार करेगा। वो अपना नाम फिर से बताता है और कहता है कि उसे पता है वे आएंगे, इसलिए वो इंतजार करेगा। फिर गेट बंद हो जाता है और उरल घुटनों के बल गिर जाती है। सोचती है कि वो क्यों रुका और वे अब एग्जिट रूम को फिर कैसे साफ करेंगे। वो कहता है कि उसे पता था कि उम्मीद रखना बेकार था, लेकिन उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका शरीर बहुत समय से इस खेल में डूबा हुआ है। उसने सब कुछ पहले से गणना कर लिया है। वो उसे कहता है कि मत रो, वे ये कर सकते हैं, और सबसे पहले हमें मकड़ी के दांत उसके शव से निकाल सकते हैं। वो कहती है ठीक है और रोती रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका भरोसा अब 100% पर पहुंच गया है और अब वो उसके टर्न पर उसका आदेश मान सकती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती, वे जो भी कहे वो करने को तैयार है, चाहे ढाल बनकर खड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन शायद जल्दी होगा अगर वे सामग्री साथ साथ इकट्ठा करें। वो कहता है कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज का एक कारण है और उसे दांत निकालने पर ध्यान देना चाहिए। वो कहती है जी सर, और वो कहता है कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन आइटम निकालने की सफलता दर डेक्सटेरिटी आंकड़े पर निर्भर करती है और उसका आंकड़ा उससे 2 पॉइंट ज्यादा है, इसलिए उसके पास बेहतर मौका है। उसे अब स्किल एक्सपेंशन सिस्टम की समीक्षा करनी होगी और आने वाली लड़ाइयों के लिए रणनीति बनानी होगी। इसमें वही बातें बताई गई हैं जो हमें पहले से पता हैं, लेकिन ये भी जोड़ता है कि कठिन कार्य या उसके स्वभाव के विपरीत आदेशों को पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। वो कहता है कि ये सब बिल्कुल सही लगता है और उसे जल्द ही टेस्ट करना होगा कि किस तरह के आदेश वो आसानी से मान सकती है। वो दांत निकालकर कहती है कि उसे मिल गया और वो कहता है कि ये अच्छा है, अब वे जा सकते हैं और रास्ते में जहरीले तीर बना सकते हैं। वो मुस्कुराने लगता है, कहता है कि अभी तो वो रो रही थी और फिर वे किसी भी पल मर सकते थे, लेकिन उसे खुशी थी कि वो इस समय बेहद खुश दिख रही थी। उसने उससे कहा कि जहर वाली चीज को गोबलिन के तीर के साथ मिलाओ और इस तरह तुम जहरीला तीर बना सकती हो, और ये करते हुए उसने उसे तीर पकड़ा दिया। उसने कहा कि भले ही वो उसके लिए नए तीर बनाए, उसे यकीन नहीं है कि वे असली लड़ाई में काम आएंगे। उसने समझाया कि असल वजह ये थी कि वो बॉस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई क्योंकि उसका गियर बहुत कमजोर था और तीरंदाजी का सामान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसने कहा कि चूंकि अभी वे नया धनुष नहीं ले सकते तो कम से कम अच्छे तीरों का इस्तेमाल करें। धनुष बनाना मुश्किल है, लेकिन तीर अलग बात है। अगर तुम खास तीर बनाने के लिए अलग अलग चीजों को मिलाकर इस्तेमाल करो तो घटिया धनुष के बावजूद भी अविश्वसनीय ताकत निकाली जा सकती है। उसने कहा कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। गेम के अंदर आइटम कॉम्बिनेशन की सफलता की दर
डेक्सटेरिटी पर निर्भर करती थी, और उसकी डेक्सटेरिटी कम थी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सफल होगी। लेकिन उसने पहली ही बार में कर दिखाया और पूछा, क्या तुम्हारा मतलब ऐसे था? वो हैरान होकर पूछ बैठा कि उसने ये कैसे किया। उसने कहा कि उसने बस बहुत सावधानी से छेड़छाड़ की और काम हो गया। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। अगर जरा भी गलत हो जाता तो जहर की थैली फट सकती थी और मौत हो सकती थी। आखिर वो उसे इतना खतरनाक काम क्यों करवा रहा था? लेकिन हकीकत ये थी कि वो सफल हो गई थी, क्योंकि उसे जहर वाला तीर, पॉइजन एरो मिल गया। उसने उसे कहा कि जब तक वो ना कहे इसका इस्तेमाल मत करना, बस उन्हें सुरक्षित रखो और अब वे आगे बढ़ सकते हैं। उसने ठीक है कहा और वे गलियारे में आगे बढ़ने लगे। उसने सोचा कि क्या उसे अपनी नई घंटा घड़ी वाली क्षमता को टेस्ट करना चाहिए, और उसने इसे एक्टिवेट कर लिया। उसके पास 4 एक्शन बचे थे तो उसने कहा कि बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे दे दो। ये उसकी एक्शन पॉइंट्स में से इस्तेमाल नहीं हुआ और उसे आश्चर्य हुआ, पर यह तर्क संगत था क्योंकि ये सीधे उसका कार्य नहीं माना गया। टर्न खत्म हुआ और उसने बैग खोलकर पानी उठाया। उसने पूछा कि वो अचानक ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा कि जरा गर्मी थी और उसे लगा कि वो प्यासा होगा। वो मुस्कुराया और बोला कि अब उसे सिर्फ ये जानने की जिज्ञासा है कि लड़ाई के दौरान ये कैसे काम करेगा। कुछ गॉब्लिन आगे दिखाई दिए और उसने कहा कि ये अच्छा मौका है। उसने घंटा घड़ी एक्टिवेट की और एक एक्शन पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए फायरबॉल छोड़ा, कहते हुए कि पहला वो संभालेगा, और उसने उसे कहा कि पीछे वाले गॉब्लिन के पैर पर निशाना लगाओ। टर्न खत्म होते ही उसने तुरंत तीर छोड़ दिया। एक गॉब्लिन जलकर खाक हो गया और उसके साथी की टांग में तीर धंस गया। वो दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा और वो पास जाकर उसकी खोपड़ी पर जादुई छड़ी तानकर फायरबॉल छोड़ता है। उसने पूछा कि उसने सिर की बजाय पैर पर निशाना क्यों साधा। उसने कहा कि पैर पर मारना आसान था। उसने सोचा कि जब वो अपने टर्न के दौरान आदेश देता है तो वो उसकी मर्जी के खिलाफ भी उसे पूरा करती है। ये अच्छा था और उन मुश्किल हालात में मददगार साबित होगा जहां केवल औरत ही कुछ कर सकती है। उसे याद आया कि आदेशों के बारे में एक और नियम था कि अगर वे ज्यादा मुश्किल हों तो क्या होगा। उसने सोचा कि एक छोटा टेस्ट करना चाहिए। उसने घंटा घड़ी एक्टिवेट की और कहा कि एक टिकटॉक डांस करो, और फिर टर्न खत्म किया। लेकिन वो उलझन में रह गई। उसने कहा जैसा सोचा था कुछ नहीं होगा। फिर उसने घंटा घड़ी एक्टिवेट की और कहा कि कोई भी डांस करो। उसने सोचा कि शायद ये काम कर जाएगा। टर्न खत्म होते ही उसने अचानक सचमुच का टिकटॉक डांस शुरू कर दिया, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, वो घबरा गई। वो बस घूरता रह गया और बोला कि अब उसे समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। उसने माफी मांगी और उसने कहा कि बस अब आगे चलते हैं। वे भूल भुलैया में और गहरे बढ़ने लगे। उसने बैग उतारकर पानी निकालते हुए कहा कि उसे एक जरूरी बात जाननी है। उसने घंटा घड़ी एक्टिवेट की और कहा कि गहराई में जाने से पहले वो सब बताए जो वो उसके बारे में जानती है। उसने कहा कि जब वे गुलाम जहाज पर साथ थे तो उसने लोगों से सुना था कि वो गुलाम इसलिए बना क्योंकि उसने कत्ल किया था। ये सुनकर वो पानी थूक बैठा और उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि हाँ सब ठीक है, और पूछा कि वो ये क्यों उठा रही है। उसने कहा कि पहले वो उसे डरावना लगता था, लेकिन अब वो खुश है कि ऐसा नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि उसने अपनी कोई मजबूरी में ऐसा किया होगा। उसने कहा कि हाँ यही सच है, और सोचा कि ये तो मुसीबत हो गई। असल में उसने एक फॉक्सकिन औरत को मारा था जो उसकी टीम की साथी थी। कैलम ने कहा कि गेम में वे जादू में बहुत माहिर और चालाक थीं और साथ ही अपने सौंदर्य से लोगों को आसानी से मोहित कर लेती थीं। एर्नल ने कहा कि उसने जरूर कोई ऐसा अपराध किया होगा जो मौत के काबिल रहा होगा, क्योंकि वो जिस कैलम को जानती है वो बिना वजह ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने सोचा कि वो थोड़ी फेनेटिक है और उसके लिए अफसोस जताया। उसने कहा कि बहुत कुछ हट चुका है। उसने कहा कि उसने पहले बताया था कि वो भूल भुलैया का अनुभवी साहसी है और जादुई विश्वविद्यालय हर 4 सदस्यीय गुलाम पार्टी में एक ऐसा सदस्य जोड़ता है जिसे भूल भुलैया का अनुभव हो। अब उसे लगता है कि वही वजह है और वो बहुत खुश है कि वो यहाँ है। उसने कहा कि अब उसे अपने उस रूप के बारे में और जानना चाहिए जिसमें वो आने से पहले मौजूद था। तभी जैसे ही वे मोड़ मुड़े वो हैरान हो गई क्योंकि वहां एक और एग्जिट रूम था। कैलम ने कहा कि उसने इसकी उम्मीद तो की थी, लेकिन इतना जल्दी मिल जाना बहुत ज्यादा नसीब वाला होना था और इसीलिए वो और चिंतित हो गया। उसने उसे कुछ दिखाने को कहा। वहां जमीन पर कोई व्यक्ति पड़ा था। उसने कहा कि ये निश्चित ही एक बाइसन है और ये सोल प्रिजर्वेशन है।
जादू बस उसे ऐसे दिखा रहा था जैसे वो सो रहा हो, और उसका शरीर भी बहुत साफ सुथरा और पीला था। देखकर लगता था कि शायद वो कोई अमीर लड़का होगा। कैलम ने कहा कि जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि आत्मा संरक्षण वाला जादू बहुत महंगा होता है और गुलाम तो उसका सपना भी नहीं देख सकते। उसने कहा कि ये पहली बार है जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा है। कैलेब ने कहा कि वो सोच रहा है कि शायद उन्होंने शव बरामद किया हो और उसे बाहर निकाल लिया हो सकता है कि बाइसन का परिवार उन्हें इनाम दे दे। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि उसकी एक टांग गायब है। फिर उसने पूछा कि क्या वो पास में कहीं मांस खाने की आवाज सुन रही है। उसने ध्यान से सुना और कहा कि हाँ, उसे एक बहुत ही घिनौनी आवाज सुनाई दे रही है। कैलेब ने पूछा कि क्या ये पंखों की आवाज हो सकती है। उसने कहा नहीं। तब कैलेब बोला, यह अजीब है। अगर इसे ब्लैक हॉर्नेट ने मारा होता जैसा कि उस बौने ने कहा था, तो वो अपने शिकार को छोड़कर और शिकार की तलाश में चला जाता। फिर उसने कहा कि उन्हें उस आवाज की दिशा में जाना चाहिए। लड़की ने कहा कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसने उंगली से इशारा किया और कहा कि ये तो इसी रास्ते में है। दोनों ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका कारण एक ब्लैक हॉर्नेट का लार्वा था। कैलम हैरान रह गया कि हॉर्नेट तो गायब हो गया और अपने बच्चे को छोड़ गया। उसने कहा, अगर कोई साहसी योद्धा इसे मारता तो यहां जरूर लड़ाई के निशान होते, और लार्वा का यूं अकेला बच जाना बहुत अजीब है, जब तक कि वो किसी और उससे भी मजबूत प्राणी से न टकराया हो। लेकिन पहली मंजिल का सबसे मजबूत राक्षस कभी भाग नहीं सकता। अचानक उसे एक घिनौना ख्याल आया और उसने पूछा कि क्या हाल ही में पहली मंजिल पर कोई साहसी गुम हुआ है। लड़की ने कहा कि उसे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि मिस्टर बैक अटैक नाम का एक दुष्ट योद्धा लापता हो गया है। कहते हैं उसने अकेले ही ब्लैक हॉर्नेट को मार दिया था, जबकि उसकी पूरी पार्टी हार गई थी। लेकिन उसने पूछा कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है। कैलेब ने कहा कि अब उसे पूरा यकीन हो गया है, एक दुष्ट योद्धा जो किसी जादूगर के लिए सबसे खराब मुकाबला है। लड़की ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, और पूछा कि क्या उसने कभी आविष्ट साहसी यानी पोजेस्ड एडवेंचरर के बारे में सुना है। उसने कहा नहीं। कैलेब बोला कि यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ घटना है जो भूल भुलैया में कभी कभार होती है। उसने कहा कि गेम की अनगिनत राउंड पार करने के बाद भी केवल एक बार ऐसा हुआ कि पहली मंजिल का एग्जिट बॉस एक आविष्ट साहसी निकला। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें साहसी की आत्मा भूल भुलैया के मालिक के कब्जे में चली जाती है और वो उसका गुलाम बन जाता है। उस पर लाइलाज पागलपन का असर होता है और वो अपने साहसी दिनों की सारी कला और जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होकर। इस वजह से उससे लड़ना बेहद मुश्किल है। कैलेब ने कहा, अब समझ आया कि उन्होंने इतनी जल्दी एग्जिट रूम ढूंढ कैसे लिया। भूल भुलैया का मालिक उनसे खेल रहा है। वो परेशान हो गया और उसका चेहरा घबराहट से भर गया। लड़की उसकी हालत देख रोने लगी और बोली कि क्या वे अब खत्म हो गए हैं। कैलेब को एहसास हुआ कि वो डर दिखाकर उसका मनोबल नहीं तोड़ सकता। उसने माफी मांगी और कहा कि वो बिल्कुल भी चिंता न करे। ये मुश्किल हालात हैं, लेकिन इसे हराया जा सकता है। उसने पूछा, क्या तुम पक्का कह रहे हो? कैलेब बोला, बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ है। इसके बाद दृश्य बदलता है और शहर के एक सराय यानी टैवर्न में पहुंचता है। वहां एक आदमी विटिन पर हंस रहा था, लेकिन विटिन ने उसे गंभीर रहने को कहा। बारटेंडर बोला कि उसे हकीकत में रहना चाहिए। कोई बिना मंत्र पढ़े बिजली की गति से जादू करने वाला, ये तो या तो सदियों में एक बार होता है और दोनों चीजों का एक साथ होना नामुमकिन है। वेरिन ने कहा कि अगर वो यकीन नहीं करना चाहता तो मत करे। बारटेंडर बोला कि कम से कम वो जिंदा लौटाया, यही बहुत है। फिर उसने कहा, जरा रुको। उसने एक प्याला भरकर विटिन के आगे रख दिया। विटिन ने कहा कि उसने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया। बारटेंडर बोला कि उसने सोचा कि उसने बिना मंत्र पढ़े ही जादू से मंगा लिया होगा और हंसते हुए कहा कि अब जल्दी से इसे बिजली की रफ्तार से पीकर दिखाओ। सबने उसका मजाक उड़ाया। विटिन ने वो पेय पी लिया। बारटेंडर ने पूछा, कैसा था? विटिन ने कहा, बुरा नहीं था। अभी भूल भुलैया का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन उसकी कला पक्की है। बारटेंडर बोला, बिल्कुल, जिसको भी वो लाता है वो काबिल ही निकलता है। थोड़े और अनुभव के बाद वो अगला मिस्टर बैक अटैक बन सकता है। वेरिन ने कहा कि बैक अटैक पहली मंजिल के साहसियों में एक किंवदंती है। वो तो दूसरी मंजिल की पार्टी में भी आसानी से काम कर सकता था। उसके बराबर होना अभी नामुमकिन है। यकीन नहीं होता कि ऐसा इंसान भी भूल भुलैया के मालिक के कब्जे में चला गया। बारटेंडर ने कहा कि सचमुच अफसोस की बात है। विटिन ने कहा कि इससे भी बड़ा दुख तो उस साहसी के लिए है जिसे बैक अटैक बॉस बनकर मिलेगा। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक औरत चीखती हुई आई। वो रोते हुए विटिन से बोली कि क्या यह सच है कि बाइसन मर गया?
विटिन ने अफसोस किया और कहा कि हाँ, ये सच है। एग्जिट ढूंढते समय वो अकेले आगे बढ़ गया और ब्लैक हॉर्नेट ने उसे मार दिया। औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि उसने तो विटिन से अपने बेटे का ख्याल रखने को कहा था। उसका दूसरा बेटा बोला कि शायद अभी उसकी आत्मा संरक्षित हो और उन्हें शांत रहकर विटिन की बात सुननी चाहिए। उसने ये भी कहा कि बाइसन की मौत इनमें से किसी की गलती नहीं है, लेकिन फिर ठंडी आवाज में कहा कि वो इतनी मूर्खतापूर्ण मौत कभी नहीं मरेगा। बर्डन फैमिली का सदस्य मरा है और उसने पहले ही बाइसन को बचाने की योजना बना ली है। वेरिन ने कहा कि जादू 1 हफ्ते तक चलता है तो बाइसन को पुनर्जीवित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका पुनर्जीवन स्क्रॉल 3 दिन में तैयार हो जाएगा और वे उसी समय निकलेंगे। बाइसन का भाई बोला कि यह समय काफी कम है और पूछा कि क्या वे तुरंत बाइसन को ढूंढ सकते हैं। वेरिन ने कहा कि वो एक ट्रैकिंग स्पेल डालकर उसकी लोकेशन निकाल लेगा। फिर उसने कहा कि उनके लिए ये काम एक जीनियस जादूगर ने कर दिया है। बाइसन का भाई चौंक गया और पूछा कि ये कौन है। बारटेंडर ने कहा कि एक गुलाम जादूगर है जो बिना मंत्र पढ़े बिजली की रफ्तार से जादू करता है। वेरिन ने कहा कि यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। इस पर बर्टन ने झुंझलाहट के साथ स्वीकार किया कि कालेब ने शुरू से ही उसे पूरी तरह धोखा दिया था। एबिसन के भाई ने बात काटते हुए कहा कि यह मजाक का समय नहीं है और सुझाव दिया कि एबिसन के शरीर को वापस लाने के लिए उस जीनियस जादूगर पर भरोसा किया जाए। बर्टन ने बताया कि उस टीम में केवल 2 लोग हैं। एबिसन के भाई क्लैरेंस ने इसका कड़ा विरोध किया, व्यंग्य करते हुए कहा कि केवल 2 गुलामों की टीम पर भरोसा करना हास्यास्पद है और जोर देकर कहा कि चाहे जितना भी खर्च हो, एक पूरी टीम बनाई जानी चाहिए ताकि एबिसन का शरीर जल्दी वापस लाया जा सके। तभी एक ताकतवर और डरावना दिखने वाला लेवल 3 का एडवेंचरर प्रकट हुआ और उपहास करते हुए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की, यह पूछते हुए कि वे उसे कितना भुगतान करेंगे। क्लैरेंस ने गुस्से में जवाब दिया, उससे चुप रहने की मांग की और उसकी उकसावे वाली बातों को रोकने की कोशिश की। वह एडवेंचरर तुरंत डर के मारे पीछे हट गया क्योंकि वह किसी भी हाल में अपनी जान बचाए रखना चाहता था। क्लैरेंस ने जोर देकर कहा कि केवल पैसे पर निर्भर रहने से ऐसे ही और एडवेंचरर आकर्षित होंगे और दावा किया कि अगर वे खुद कदम नहीं उठाएंगे तो कोई भी एबिसन को नहीं ढूंढ पाएगा। उसने घोषणा की कि वह खुद बर्टन के साथ एबिसन को खोजने जाएगा, जिससे वहां मौजूद लोग चौंक गए। हालांकि बर्टन ने इस विचार का स्वागत किया, यह मानते हुए कि उनके साथ एक लेवल 5 का जादूगर होना बहुत उपयोगी होगा। क्लैरेंस ने आत्मविश्वास से कहा कि वह अपने भाई को खुद वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और बर्टन द्वारा बताए गए उस जीनियस जादूगर में उसने गहरी रुचि दिखाई। उधर भूल भुलैया में कालेब गंभीरता से सोच रहा था और उसने उराल से कहा कि शायद उन्हें हार मान लेनी चाहिए। उरिल ने आश्चर्य व्यक्त किया तो कालेब ने समझाया कि बौने की टीम का इंतजार करने में बहुत समय लग सकता है और उनका खाना केवल 2 दिनों में खत्म हो सकता है। इसी दौरान एक खतरनाक काली ततैया का लार्वा प्रकट हुआ। कालेब ने बताया कि यह पहले तल के बॉस जैसे राक्षसों में से एक है और इसकी गंध दूसरे राक्षसों को पास आने से रोकती है। उसने कहा कि अगर लार्वा अपनी गंध फैलाना बंद कर दे तो दूसरे राक्षस तुरंत हमला कर देंगे, इसलिए जल्दी आगे बढ़ना जरूरी है और ज्यादा देर इंतजार नहीं किया जा सकता। कालेब ने स्थिति का विश्लेषण जारी रखते हुए बताया कि इंतजार करना बहुत बड़ा जोखिम है और एकमात्र समाधान तेजी और सावधानी से आगे बढ़ना है, क्योंकि उनके पास सीधे मुकाबले की पर्याप्त ताकत नहीं है। उर्नाल ने चिंता जताई और पूछा कि क्या वे सच में पीछे से होने वाले हमले से निपट सकते हैं। कालेब ने दिखावटी आत्मविश्वास के साथ कहा कि एक तरीका है, लेकिन वह बहुत कठिन है। उर्नाल ने उत्साह और दृढ़ता दिखाते हुए आश्वासन दिया कि वह कालेब जो भी कहेगा करने को तैयार है। कालेब ने सख्ती से जवाब दिया कि उन्हें एक कठिन और कठोर रणनीति को अंजाम देना होगा और उसे पूरी तरह तैयार रहने को कहा। दोनों ने एक हिंसक युद्ध योजना पर अमल करना शुरू किया। वे राक्षसों पर जबरदस्त ताकत से हमला करने लगे, अपनी सभी क्षमताओं का पूरी तालमेल के साथ उपयोग करते हुए। कालेब ने शांत और आत्मविश्वासी स्वर में कहा कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और जो भी राक्षस रास्ते में आएगा उसे खत्म करना होगा। उसने तीखे स्वर में कहा कि वे इस तरह 100 या उससे ज्यादा गोबलिन मारेंगे, जिससे उराल को उसकी गंभीरता का एहसास हुआ। कालेब ने समझाया कि जल्दी लेवल 5 तक पहुंचना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही पहले तल की अधिकतम सीमा है और आवश्यक अनुभव पाने के लिए जहरीले राक्षसों को मारना अनिवार्य है।
उसने बताया कि लेवल 5 एक शुरुआती बिंदु है जहां से बुनियादी युद्ध कौशल मिलते हैं जो भविष्य की लड़ाइयों में मदद करेंगे। इसके पीछे एक स्पष्ट रणनीति है। उसने आगे बताया कि अगला लक्ष्य गोब्लिन शेमन को खत्म करना है, जिस पर उरिल ने अपनी पूरी तैयारी जताई। कालेब ने पुनर्जीवन स्क्रॉल को जल्दी पाने की आवश्यकता समझाई और दोनों ओर तेजी अव दृढ़ता से आगे बढ़े। लंबी और थकाने वाली लड़ाई के बाद वे आग के पास बैठकर आराम करने लगे। कालेब ने उरिल की तारीफ की और कहा कि आने वाले टकराव के लिए उनकी तैयारियां आखिरकार पूरी हो चुकी हैं। अत्यधिक थकान के साथ उराल ने महसूस किया कि लार्वा की सांसें भी उसकी तरह कमजोर पड़ रही हैं। उसने बड़ी मुश्किल से कालेब से कहा कि लार्वा कई दिनों से नहीं खाया है और शायद कल तक मर जाएगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद अर्नेल ने चिंतित होकर पूछा कि क्या उन्हें जिंदा रहने के लिए एबिसन को लार्वा को खिला देना चाहिए। कालेब उसकी अप्रत्याशित बात से चौंक गया और मन ही मन उससे इस कठिन स्थिति के लिए माफी मांगी। उसने चेतावनी दी कि आध्यात्मिक रूप से संरक्षित शरीर को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा अपराध है, लेकिन उसने आश्वस्त किया कि वे भाग्यशाली हैं कि समय रहते उन्हें जरूरी सारी चीजें मिल गईं। उर्नाल ने हैरानी से पूछा कि वह उस समय क्या कर रहा है। कालेब ने जवाब दिया कि वह विशेष पत्थरों की मदद से एक पानी का पीपा भर रहा है, जो उसकी योजना का एक अहम हिस्सा है। ये सुनकर उराल को गहरा सुकून मिला, क्योंकि वह आखिरकार कुछ आराम के करीब थी। उर्नाल ने सुझाव दिया कि वे सोते समय पहरे की ड्यूटी बारी बारी से करें और घोषणा की कि वह पहले सोएगी। कालेब ने शांतिपूर्वक उसकी बात मान ली। हालांकि उराल के मन में हल्की शंकाएं उठीं और उसने सोचा कि कहीं कालेब कुछ और तो नहीं योजना बना रहा, लेकिन उसने खुद को यह समझा लिया कि वह जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। दूसरी ओर कालेब ने भी मन ही मन स्वीकार किया कि उसे इस सोने के समय का सही इस्तेमाल करना होगा, योजना बनाने और जल्दी से अपना स्तर बढ़ाने के लिए। जैसे ही बैक अटैक नाराज दिखाई देता है, केलेब कहता है कि सौभाग्य से यह कुछ ऐसा है जिसकी उसने उम्मीद की थी और उसने सभी संभावनाओं को कवर करने के लिए प्लान भी तैयार किया है। हमें पहले का एक फ्लैशबैक मिलता है और वह कहता है कि उन्हें पहले सिर्फ एक जहर भरी तीर चलानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। वह कहती है कि जीतने का मौका पाने के लिए उन्हें दोनों तीर इस्तेमाल करने चाहिए, और वह कहता है कि कथित तौर पर उसने अकेले एक ब्लैक हॉर्नेट को हराया जो संदिग्ध है और हो सकता है कि उसके पास जहर को दूर करने का कोई तरीका हो। भले ही वह एक कुशल और फुर्तीला चोर हो, एक ब्लैक हॉर्नेट से लड़ना बिना इसके जहर भरे कांटे से थोड़ी भी चोट खाए असंभव है। उसे जहर लगा लेकिन वह नहीं मरा, इसलिए यह समझ में आता है और वह पूछता है कि क्या वह सहमत है। वह पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वह कह रहा है कि बैक अटैक जहर को ठीक कर सकता है। वह कहता है नहीं, क्योंकि वह चोर है, वह जादू का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके अनुमान के आधार पर अगर यह बम, दवाएं या स्क्रॉल्स नहीं है तो बची हुई केवल विशेष क्षमताएं होंगी। यह पुष्टि करना कि वह वास्तव में जहर को दूर कर सकता है या नहीं उनकी प्राथमिकता है। वह कहती है कि अगर वह तुरंत जहर को दूर कर देता है तो क्या इसका मतलब है कि हम खत्म हो गए। वह घबरा जाती है। वह कहता है नहीं और मुस्कुराता है। अब समय है प्लान बी का। अब जब उन्होंने यह देखा, वह एक क्षमता एड्रेनलिन रश का उपयोग करता है जो 50 एल्फ पॉइंट्स पुनः प्राप्त करता है। उसके पहले स्तर की एक क्षमता का कूल डाउन रीसेट करता है और नकारात्मक स्थिति प्रभावों को हटा देता है। उसकी आंखें एड्रेनालाइन के कारण चमकने लगती हैं। वह कॉशियस स्टेप्स का उपयोग करता है, बर्फ पर सीधे केलेम की ओर दौड़ते हुए। केलेम कहती है कि घड़ी का कूलडाउन अभी भी 3 सेकंड बाकी है और वह सोचती है कि क्या उसे अभी तीर चलाना चाहिए। वह कहता है अभी नहीं, चूंकि उसने एक मूवमेंट स्किल सक्रिय की है, वह बच जाएगा। प्लान बी का उपयोग करने के लिए उसे अर्नल से दूरी बनानी होगी। वह आगे की ओर दौड़ता है बजाय दूर जाने के, जमीन पर फिसलता है और बर्फ का उपयोग करके आगे बढ़ता है। लाइटनिंग शॉट का उपयोग करता है और हमला करता है। बैक अटैक तरफ हटता है, फिर जिगजैग करते हुए आगे बढ़ता है और केलेब की कलाई पकड़ लेता है। फिर वह उसे मोड़ता है जिससे केलेब छड़ी गिरा देता है और दर्द में चीखता है। फिर वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, केलेम की गला पकड़ता है और अपनी खंजर हवा में उठाता है। केलेम उरल को बुलाती है और बैक अटैक ऊपर देखता है कि वह तीर पकड़े हुए है, लेकिन उसी क्षण बैक अटैक उसे बर्फ से दूर उठा ले जाता है। केलेम के सीने में छुरा लगता है और वह कहती है
प्लान बी। जैसे ही वह पीछे की ओर गिरने लगता है, ओरल उसका नाम चिल्लाती है। वह कहता है ये बहुत दर्द दे रहा है और उसे वह पॉटियन पीनी होगी जो उसने विनयन से ली थी। जैसे ही वह पीता है, बैक अटैक भी अपने बैग में से पॉटियन निकालता है और उसे पीना शुरू कर देता है। कैलेब कहता है कि वह सच में एक शातिर चोर है। जैसे ही पॉटियन जमीन पर गिरती है, बैक अटैक अपनी खंजर उठाता है। लेकिन अब कैलेब की बारी है क्योंकि घड़ी सक्रिय हो जाती है। कैलेब मुस्कुराता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह खुश है कि बैक अटैक उसकी चाल में फंस गया और वह बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा है। यह बिल्कुल वही प्लान बी है जिसे उसने तैयार किया था और वह पॉटियन की शक्ति से जीवित रहेगा, इसलिए ओरल को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वह एक और पॉटियन पीता है, एक एक्शन पॉइंट लेता है, फिर वह एक स्क्रॉल उठाता है जो एक और एक्शन पॉइंट है और कहता है कि वह खंजर से उसे मार नहीं पाएगी। वह स्क्रॉल तोड़ देता है एक एक्शन पॉइंट बाकी रहते हुए और ओरल से कहता है कि उसे तीर मारो। वह जिद्दी हो सकता है, लेकिन अब विदाई का समय है। जब वह आखिरी क्रिया करता है, मुस्कुराता है। सभी एक्शन पॉइंट समाप्त हो जाने के साथ घड़ी फिर से पलट दी जाती है। जैसे ही हम देखते हैं कि खंजर उसके सीने पर अदृश्य बाधा से टकराता है, बैक अटैक हैरान होता है। केलेम कहती है कि यह मैजिक आर्मर है और कहती है निश्चित ही वह इसके बारे में नहीं जानता था और वह उसे पकड़ने लगता है। यह वही स्क्रॉल था जिसे उसने इस्तेमाल किया था और यह 5 हमलों तक को नकार देता है जिनका डैमेज 100 या उससे कम हो। वह ओरल से कहता है अब समय है और जैसे ही वह जेल में शैंक किया गया था वैसे ही हमला होने लगता है। वह तीर ऊपर की ओर छोड़ती है और वह सीधे उसके साइड में लग जाता है। केलेम पूछती है 2 बार जहर भरी तीर लगने का कैसा अनुभव है? ये कुछ ड्रैगन बॉल जी जैसा है और केलेम चिल्लाती है कि असली लड़ाई शुरू होने वाली है। जैसे ही मायास्मा फैलने लगती है, वह चिल्लाती है क्या वह ठीक है? बैक अटैक चीखना और खून उगलना शुरू कर देता है और केलेब कहता है कि उसे लगता है जैसे उसके फेफड़े फट रहे हों और उसे लगातार पॉटियन पीते रहना होगा। बैक अटैक दूर हटने की कोशिश करता है और केलेम को विश्वास नहीं होता कि उसके पास अभी भी इतनी ताकत है। जैसे ही वह खंजर उठाता है, वह आगे की ओर धकेलता है, लेकिन उसे मारने से ठीक पहले रुक जाता है और खंजर गिरा देता है। फिर वह जमीन पर गिरना शुरू करता है। केलेम समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है और मायास्मा भी फैलना बंद कर देती है। वह कहता है यह कमीने ने आखिरकार दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी चेतना तेजी से फीकी हो रही है। जैसे ही वह घुटनों के बल गिरता है, ओरल दौड़ती हुई चिल्लाती है कि वह मरना मत। वह उसे पॉटियन देने के लिए कहता है। वह कहती है कि उन्होंने जीत हासिल की है, इसलिए उन्हें गेट पार करने के लिए साथ में जाना होगा। भले ही वह लगातार पॉटियन पी रहा है, फिर भी बहुत दर्द हो रहा है। चूंकि गणना अनिश्चित थी, अगर उसने सभी पॉटियन पी भी ली तो फिर भी वह जहर से मर सकता था। वह रोती है, कहती है कि वह इस पॉटियन को पीने तक नहीं मर सकता और उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर एग्जिट गेट बनने लगता है और वह कहता है कि अब उसे लगता है कि वह जीवित रहेगा और उसने आखिरी तीर सही से छोड़ा। वह कहती है कि क्योंकि इलाके ने दृश्य को रोक रखा था, वह चिंतित थी कि तीर लगेगा या नहीं। वह कहता है कि सभी रेंज्ड अटैक लो ग्राउंड से शूट करने पर पेनल्टी उठाते हैं और बैक अटैक ने ऊंचाई ली थी। इसे ध्यान में रखते हुए उसने इसे ओरल की लेवल 5 स्पेशल एबिलिटी आर्टिलरी स्ट्राइक के लिए चुना। यह उसकी तीरों को बाधाओं को नजरअंदाज करके लक्ष्य की ओर चलाने की अनुमति देता है। वह कहता है कि उसे विश्वास था कि वह हिट करेगी और वह रोती है, कहती है कि वह बहुत खुश है। वह कहता है कि जाने से पहले उन्हें कुछ करना है। वह पूछती है क्या? वह कहता है कि उनके एग्जिट गेट में 2 जगहें बची हैं। वह कहती है सही है और वह कहता है कि वह लेना चाहता है। बाइसन और बैक अटैक दोनों के शव उनके साथ हैं। टैवर्न में वेनन किसी से पूछ रहा है कि वे यहाँ क्यों हैं जब वे शराब तक नहीं पीते, और सोच रहा है कि क्या वे रेजरेक्शन स्क्रॉल की जांच करने आए हैं। और यह कोई और नहीं बल्कि क्लैरेंस है, जो कहता है कि उसके छोटे भाई की जान दांव पर है, इसलिए उसे खुद इसे सुनिश्चित करना चाहिए। वेरिन कहता है कि जिस स्क्रॉल का उसने अनुरोध किया था वह आज तैयार हो जाएगी, इसलिए वह लगभग सुबह 5 बजे डंजन में प्रवेश कर पाएगा। क्लैरेंस चिंतित हो रहा है क्योंकि आत्मा संरक्षण जादू सोल प्रिजर्वेशन मैजिक के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर बचाव असफल हो जाता है, भले ही उन्होंने दूसरा स्क्रॉल जारी किया हो, पुनर्जीवन संभव नहीं होगा और उसे हर संभावना को खत्म करना होगा ताकि यह सफल हो सके। इम्मा टैवर्न में घुसती है और कहती है कि उसने अनुरोध किए गए स्क्रॉल को ला दिया है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्हें अभी डंजन कार्यालय जाना है क्योंकि पहले मंजिल का एग्जिट गेट खुल चुका है। सभी आश्चर्यचकित दिखते हैं और क्लैरेंस पूछता है कि क्या वह सुनिश्चित है कि यह पहले मंजिल का गेट है।
वह कहती है कि यह उसने सुना है और अब उन्हें तुरंत जाना होगा। विनन कहता है कि उन्हें जाकर देखना चाहिए और जिकल मजाक में कहता है कि उसे विटिन के पैसे छीनते हुए सूंघाई दे रही है। डंजन यूनियन के अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में गेट खुलता है और हम एक लड़की को स्ट्रेच करते हुए देखते हैं जो कह रही है कि यह गेट हमेशा से खुला हुआ है और सोच रही है कि कोई क्यों बाहर नहीं आ रहा। उसने अल्ट्रा फास्ट कास्टिंग और बिना मंत्र जाप नो चांटिंग के बारे में बेवकूफाना अफवाहें सुनी हैं। वह सोचती है कि उसे यह सब क्यों करना पड़ रहा है। विन अंदर दौड़ता है और पूछता है कि क्या कोई बाहर आ रहा है और क्या गेट सच में खुला है। क्लारेंस फिर उसका अभिवादन करता है और उसे इंस्ट्रक्टर कहता है। वह कहती है कि उसने खबर सुनी है और सोच रही है कि क्या वह देखने आया कि कोई बाइसन बाहर निकला या नहीं। वह कहता है कि हाँ, लेकिन वह अपनी उम्मीदें ज्यादा नहीं लगा रहा। अंत में कुछ गेट से बाहर निकलना शुरू होता है और इंस्ट्रक्टर कहती है कि वह उम्मीद करती है कि उसके भाई के लिए सब ठीक रहा, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और वह देखना चाहती है कि यह कौन है। लेकिन तभी वह देखती है कि गेट से बाइसन का शव सिर बाहर निकाल रहा है। वह ये देखकर चिल्लाने लगती है और सोचती है कि उसके चेहरे में क्या गड़बड़ है। विनन और बाकी लोग आश्चर्यचकित हैं और क्लारेंस दौड़कर आता है। फिर शव का रंग बदलने लगता है, दिखाते हुए कि कोई और बाहर आ रहा है और बैक अटैक फर्श पर फेंका जाता है। एम भी आश्चर्यचकित है क्योंकि वह उसे पहचानती है। इंस्ट्रक्टर पागल हो जाती है क्योंकि बाहर आने वाले आधे लोग मृतक हैं और वह सोचती है कि क्या सच में 2 व्यक्ति की पार्टी ने मिस्टर बैक अटैक को हरा दिया। क्लारेंस अब उन अफवाहों को याद करने लगता है कि एक स्लेव मेज है जो बिना मंत्र पढ़े जादू कर सकता है और वह सोचता है कि क्या यह सच में संभव है। यह रंग फिर से बदलता है और वेर्दिनान पूछता है कि क्या यह केलेम है, लेकिन ओरल बाहर कदम रखती है, कहती है कि यह वह है, लेकिन वह जल्दी ही बाहर आ जाएगा। वे बस खुश हैं कि वे बाहर निकल आए और कहते हैं कि उन्होंने विश्वास रखा। वह कहती है कि केलेम ने सारा काम किया। इंस्ट्रक्टर कहती है कि वह मैजिक अकादमी की स्लेव टीम का हिस्सा है और ओरल पूछता है कि क्या कोई समस्या है। इंस्ट्रक्टर कहती है कि एक कुशल जोड़ी के लिए भी बैक अटैक को हराना बड़ी खबर होती, लेकिन यह सिर्फ 2 व्यक्ति की स्लेव पार्टी थी। उनके पास साधारण हथियार थे और वे सिर्फ कुछ ही दिन पहले बनी थी और वह सोचती है कि उन्होंने यह कैसे किया। केलेम अपना हाथ बाहर फैलाता है। वह धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसके शर्ट पर खून है। जेकल कहता है कि उन्होंने सच में कर दिखाया और इम्मा कहती है कि वह भावुक हो गई। उन्होंने बाइसन का शव भी वापस लाया। वेरेन खून देखता है और सोचता है कि क्या वह घायल है। केलेब कहता है कि यह वास्तव में शोर मचा रहा है और इम्मा को बुलाता है। कहता है कि उसे उनका सोना चाहिए और वह उरल की बाहों में बेहोश होने लगता है। वह उसका नाम चिल्लाती है और वे उसे नाथानियल के मंदिर ले जाते हैं। केलेम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और पूछता है कि क्या हुआ। इम्मा कहती है कि जैसे ही वह बाहर आया वह बेहोश हो गया। उसने बहुत सारी हीलिंग पॉटियंस पी ली थीं, जिससे वह ड्रग ओवरडोज के कारण गिर गया। वह कहता है कि उसे किसी तरह बिना एंटीडोट के जीवित रहना पड़ा और उसने भुगतान मांगा। वह कहती है कि यह डेस्क पर है और चिंता मत करो और पूछती है कि क्या वह देखना चाहता है। वह देखता है और सोचता है कि केवल 7,750 क्यों हैं और कहता है कि उसे कुछ सोना कम मिला। वह कहती है कि यह उपचार शुल्क है और वह कहता है कि उसने कभी इसकी मांग नहीं की। वह कहती है कि उरल ने किया। केलेम को विश्वास नहीं होता कि उसने इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन वह खुश होना चाहिए कि वह चिंता कर रही है। वह फिर पूछती है कि क्या वे अकादमी जाकर अपनी नागरिक स्थिति पुनः प्राप्त करेंगे। वह कहता है कि वह ज्यादा चिंतित है कि बाइसन और बैक अटैक के साथ क्या हुआ। वह कहती है कि बाइसन को रेजरेक्शन चैम्बर में इलाज किया जा रहा है और पुनर्जीवन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। जहां तक बैक अटैक का सवाल है, उसे पहले ही मॉर्ग में भेज दिया गया है। केलेम पूछता है कि क्या उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता और वह कहती है कि उसके शरीर पर आत्मा संरक्षण जादू नहीं डाला गया था और दुर्भाग्य से बैक अटैक को पुनर्जीवित करना असंभव है, क्योंकि आत्मा संरक्षण जादू एक ऐसा मंत्र है जो आत्मा को शरीर से बांधता है। इसकी अवधि 1 सप्ताह होती है। अगर शरीर उस समय अवधि के भीतर प्राप्त किया जाता है तो पुनर्जीवन संभव है, लेकिन बैक अटैक के मामले में एक गड़बड़ी है। अगर डंजन मास्टर ने उसकी आत्मा निकाल ली और उसे किसी जार में रख दिया, जैसे अचार की तरह, और आप उस आत्मा को सैंक्चुअरी ऑफ सोल्स से निकाल लें, तो पुनर्जीवन संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह असंभव है क्योंकि वे सैंक्चुअरी के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते और उसे केवल गॉड ऑफ स्ट्रेटेजी कठिनाई स्तर पर इसका पता चला। वह कहता है कि वह अब जा रहा है और वह उसे एक और आशीर्वाद देती है जैसे ही वह मैजिक अकादमी की ओर बढ़ता है।
औरल पहले से ही वहां है और वह उसका अभिवादन करती है। पूछती है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रहा है। वह कहता है कि हाँ, और वे इस पैसे का उपयोग अपनी गुलामी से खुद को मुक्त करने के लिए करेंगे। वह उत्साहित हो जाती है, लेकिन वे कहते हैं कि कुछ गणनाओं के बाद औरल अपनी गुलामी की स्थिति से मुक्त नहीं हो सकती और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। कैलेब पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सोना होना चाहिए। वह कहता है कि मुक्त नागरिक स्थिति की कीमत 3000 सोना है, लेकिन उसके योगदान के आधार पर उसका हिस्सा केवल 2 सोना है, इसलिए वह मुक्त नागरिक नहीं बन सकती। कैलेब कहता है कि वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है।